क्लास है। मेरा नाम मोनिका कुमारी है। मैंने 2011 टू 2013 एमएससी किया है जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी दिल्ली से एनवायरमेंटल साइंस में, उसके बाद मैंने एमफिल भी वहीं से किया है। उसके बाद मेरी पीएचडी सॉइल साइंस स्पेशलाइजेशन के साथ मैंने एनवायरमेंटल साइंस में की है, क्योटो यूनिवर्सिटी जापान से। आप लोगों ने क्योटो का नाम सबने आई होप सुना ही होगा। एनवायरमेंटल साइंस के सारे लोग आप लोग स्टूडेंट हैं। और उसके बाद मैंने दिल्ली यूनिवर्सिटी में कुछ महीने पढ़ाया है और मैं अभी यहाँ लखनऊ में हूँ। ठीक है? तो आई होप सारे लोगों ने ज्वाइन कर लिया है, तो विदाउट एनी डिले क्लास स्टार्ट करें। गुड इवनिंग शहीम, गुड इवनिंग अनुभूति। ठीक है, क्लास स्टार्ट करते हैं। तो आप लोगों ने जैसे ऑलरेडी आप लोगों को प्रेजेंटेशन मिल चुका है, पीडीएफ सर ने शेयर कर दिया है, तो हम लोग पढ़ेंगे रिमोट सेंसिंग। ये आपके यूनिट 1 में आता है, रिमोट सेंसिंग एंड जीआईएस। ठीक है? तो हम लोग रिमोट सेंसिंग और जीआईएस अलग-अलग पढ़ेंगे। पहले हम लोग रिमोट सेंसिंग पढ़ेंगे, फिर जीआईएस, फिर कंबाइंडली ये पढ़ेंगे कि इन दोनों चीज़ों का एप्लीकेशन कैसे है। ठीक है? तो रिमोट सेंसिंग से यूजुअली 4 टू 5 क्वेश्चन आते हैं। अगर आप लोग प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस में देखोगे, आप सारे लोगों के पास बुक होगी, किंडल बुक जो हमारी है, तो उसमें आप देखना रिमोट सेंसिंग से क्वेश्चन है, सैटेलाइट के क्वेश्चन आते हैं, रिमोट सेंसिंग के प्रिंसिपल से क्वेश्चन आते हैं और रिमोट सेंसिंग और जीआईएस के कंबाइंड प्रिंसिपल जो है और उसके जो कहते हैं एप्लीकेशन है हमारी डेली लाइफ में, उससे भी रिलेटेड क्वेश्चन आते हैं। ठीक है? तो ये रिमोट सेंसिंग कई और स्टूडेंट भी पढ़ते हैं, सिर्फ एनवायरमेंटल साइंस के स्टूडेंट नहीं, जो जीएस की तैयारी करते हैं सिविल सर्विसेज की, उनके साइंस में आता है रिमोट सेंसिंग। ज्योग्राफी, जियोलॉजी, एग्रीकल्चर, बहुत सारे स्टूडेंट रिमोट सेंसिंग को पढ़ते हैं और ये बहुत ही इम्पोर्टेंट साइंटिफिकली इम्पोर्टेंट टॉपिक है। ठीक है? तो आप लोग अच्छे से इसको पढ़िएगा। आपकी डेली लाइफ में भी बहुत सारी चीज़ें हैं जो रिमोट सेंसिंग से रिलेटेड है और क्वेश्चन वाइज सीएसआईआर, यूजीसी, जेआरएफ क्लियर करने के लिए तो ये इम्पोर्टेंट है ही। ठीक है? तो मैं आगे कर रही हूँ। आप लोगों को जहाँ पर भी मेरी आवाज़ में प्रॉब्लम आए या ये जो प्रेज़ेंटेशन है इसमें देखने में प्रॉब्लम हो, आप मुझे मैसेज कर दीजिएगा। तो रिमोट सेंसिंग सबसे पहले हम लोग इसकी डेफिनेशन पढ़ेंगे। व्हाट इज़ रिमोट सेंसिंग? रिमोट सेंसिंग क्यों पढ़ते हैं? क्यों इम्पोर्टेंट है? और रिमोट सेंसिंग कैसे काम करता है? हाउ? सो रिमोट सेंसिंग की डेफिनेशन, द साइंस and art of obtaining information about an object, area, or phenomena through the analysis of data acquired by a device that is not in contact with the object, area, or phenomena under investigation. ठीक है? तो किसी भी ऑब्जेक्ट, एरिया और फिनोमिना के बारे में इंफॉर्मेशन कलेक्ट करना विदाउट एनी फिजिकल टच, विदाउट एनी फिजिकल टच किसी भी ऑब्जेक्ट, एरिया या फिनोमिना के बारे में इंफॉर्मेशन कलेक्ट करने को रिमोट सेंसिंग बोलते हैं। एज पर द वर्ड रिमोट सेंसिंग, रिमोट मीन्स फ्रॉम डिस्टेंस या दूर, सेंसिंग मीन्स किसी चीज को सेंस करना या किसी चीज की इंफॉर्मेशन कलेक्ट करना। तो रिमोट सेंसिंग का मतलब किसी भी इंफॉर्मेशन, किसी भी ऑब्जेक्ट या किसी एरिया की इंफॉर्मेशन कलेक्ट करना रिमोटली, दूर से, विदाउट एनी फिजिकल टच, उसको कहेंगे रिमोट सेंसिंग। जैसे कोई भी आपको इंफॉर्मेशन कलेक्ट करनी है तो उसके दो तरीके हैं, इन सिटू मतलब वहां जाकर या फिजिकल अप्रॉक्सिमिटी में उसके होकर उस चीज के बारे में इंफॉर्मेशन कलेक्ट करना, डेटा कलेक्ट करना, या फिर दूर से। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपको किसी वेजिटेशन के बारे में जानना है, किसी पर्टिकुलर जो फील्ड है, एग्रीकल्चर फील्ड, वहाँ पर कौन-सा वेजिटेशन है, तो आप फिज़िकली वहाँ पर जाइए और वहाँ पर उस चीज़ को एग्ज़ामिन करिए कि कौन-सी वेजिटेशन है, कि क्या डेंसिटी है, किस-किस तरह का वहाँ पर प्लांटेशन हुआ है। दूसरा तरीका क्या है कि आप वहाँ जाए बिना, ड्रोन से या रिमोट सेंसिंग के थ्रू वहाँ की जो किसी तरह से मतलब इमेज कैप्चर करके आप वहाँ के बारे में जानें। ठीक है? तो जो डेफिनेशन है उसके अकॉर्डिंग द साइंस एंड आर्ट ऑफ ऑब्टेनिंग इंफॉर्मेशन। ठीक है? सो व्हेन वी से साइंस, साइंस का मतलब व्हेन वी आर यूजिंग साइंटिफिक मेथड्स, जब हम इंफॉर्मेशन कलेक्ट करने के लिए साइंटिफिक मेथड यूज कर रहे हैं, उस वो साइंस का पार्ट है। साइंटिफिक मेथड कैसे? कि हम उसके प्रिंसिपल बनाएंगे, कोई इंस्ट्रूमेंट बनाएंगे, सैटेलाइट बनाएंगे, तो वो किस साइंटिफिक मेथड पर काम कर रहा है। ठीक है? और कितना एक्यूरेट है, किसी चीज की हमने फोटो खींची, ड्रोन से खींची या सैटेलाइट से कोई कैप्चर हुआ, तो वो एक्चुअली जो रियल अर्थ पर है उससे कितना मैच कर रहा है, मतलब कितना एक्यूरेट है रियलिटी से।
ठीक है? कोई किसी चीज़ का कलर कितना रियल दिख रहा है, साइज़ कितना रियल दिख रहा है। तो जब हम अ, डेटा को साइंटिफिकली हम देख रहे हैं, मेथड कोई साइंटिफिकली मेथड हम अभी आगे पढ़ेंगे कि किस-किस तरह से साइंस के जो प्रिंसिपल हैं, फिज़िक्स ये सब चीज़ें यूज़ करके हम कैसे रिमोट सेंसिंग करते हैं। दूसरा आर्ट, आर्ट मीन्स जब हमने उस डेटा को कलेक्ट किया तो उसको शो करने के लिए, उसको नॉर्मल जो लेमैन की लैंग्वेज में या जब डेटा कलेक्ट हुआ, उसको कितने अच्छी तरीके से हम उसको रिप्रेज़ेंट कर पा रहे हैं, ठीक है? जैसे किसी जगह का हमने सैटेलाइट से मैप कलेक्ट किया, तो जब वो मैप कलेक्ट हुआ सैटेलाइट में, किसी डिवाइस में एक्वायर्ड बाय अ डिवाइस, डिवाइस मीन्स किसी सेंसर से, सेंसर कैमरा हो सकता है, सैटेलाइट हो सकता है, तो उससे कितना ब्यूटीफुली हम उसको बाद में एक्सप्लेन कर सकते हैं। तो जब हमने डेटा कलेक्ट किया साइंटिफिकली और आर्ट मतलब कितना सुंदर तरीके से, कितना क्लियर तरीके से हमने उस इन्फॉर्मेशन को पास किया, ठीक है? तो जैसे इसका एग्ज़ाम्पल है आपकी बॉडी का टेम्परेचर। तो आपकी बॉडी क्या हुई? एक ऑब्जेक्ट। इसमें क्या है? ऑब्जेक्ट, एरिया या फिनोमेना। तो कोई ऑब्जेक्ट जैसे कोई बिल्डिंग है, उसके बारे में आपको इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करनी है अर्थ सरफेस पे, ठीक है? तो वो रिमोट सेंसिंग कर सकते हैं या फिर किसी एरिया, किसी फॉरेस्ट के बारे में आपको जानना है, कहीं पर वेजिटेशन के बारे में जानना है, किसी सिटी के बारे में आपको जानना है, सिटी का क्या डेवलपमेंट हो रहा है। आप सबको आवाज़ आ रही है ना? आई होप ऑल ओके? ओके। तो किसी सिटी का आपको प्लानिंग देखनी है, वहाँ पर कोई नया माइनिंग होनी है, कोई कंस्ट्रक्शन होना है, कोई इंडस्ट्री नई बनने वाली है, कोई उसका पॉल्यूशन कहाँ से कैसे होगा, वाटर पॉल्यूशन क्या है, तो ये सारा एक बड़ा एरिया है, ठीक है? कोई एक ऑब्जेक्ट नहीं है, तो उस एरिया के बारे में आपको इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करनी है विदाउट फिज़िकल टच, तो रिमोट सेंसिंग से वो कर सकते हैं। या फिर फिनोमेना, फिनोमेना मीन्स कोई रियल टाइम इवेंट, जैसे आपको वेदर के बारे में जानना है, रेनफॉल के बारे में जानना है, किसी एक पर्टिकुलर लखनऊ के या यूपी का रेनफॉल डेटा कि कितने दिनों तक कैसा रेनफॉल होगा, वेदर के बारे में आपने मतलब देखा होगा फ़ोरकास्ट होता है या फिर कोई डिज़ास्टर आया, कहीं अर्थक्वेक आ गया, कहीं वोल्केनो इरप्शन है, तो वहाँ पर फिज़िकली जाना पॉसिबल नहीं है, ठीक है? तो वहाँ से दूर से उस फिनोमेना के बारे में भी हम डेटा एक्वायर कर सकते हैं, ठीक है? तो रिमोट सेंसिंग में हम किन-किन चीज़ों का डेटा एक्वायर करते हैं? ऑब्जेक्ट, एरिया या फिनोमेना। किस तरह से? एक डिवाइस से। तो डिवाइस से इन सिटू कैसे कर सकते हैं या विदाउट बीइंग टच कैसे कर सकते हैं? जैसे आपकी बॉडी का टेम्परेचर, आपकी बॉडी एक ऑब्जेक्ट है, उसका एक इन्फॉर्मेशन है टेम्परेचर। तो जब आप टेम्परेचर अपनी बॉडी का थर्मामीटर सबको पता होगा, थर्मामीटर आप यूज़ करते हो, फिज़िकल टच करते हो। जब आपकी बॉडी से डायरेक्ट टच होता है और जब उसका मरकरी जो मैनुअल होता है या फिर इलेक्ट्रॉनिक वाला, तो आप फिज़िकल टच करके अपनी बॉडी का टेम्परेचर पता कर रहे हो। लेकिन कोविड के बाद और आपने कई जगह देखा होगा अब आजकल थर्मल सेंसर आ गए हैं। आप कहीं किसी गेट से पास करते हो, तो आपका टेम्परेचर उसमें रिकॉर्ड करता है, ठीक है? उसमें विदाउट टच वो चीज़ इन्फॉर्मेशन कलेक्ट हुई, तो ये एक रिमोट सेंसिंग है। या फिर आप ड्रोन देखे होंगे आप लोगों ने, शादियों में, इवेंट्स में यूज़ होते हैं ड्रोन, तो वो ड्रोन ऊपर से पूरे एक एरिया को, उस इवेंट के प्लेस को, उसकी इन्फॉर्मेशन मतलब इन टर्म्स ऑफ पिक्चर कलेक्ट कर रहा है, ठीक है? तो ये रिमोट सेंसिंग समझ में आई, क्या है इसका बेसिस? किसी भी जगह की इन्फॉर्मेशन विदाउट टच कलेक्ट करने को रिमोट सेंसिंग कहते हैं। अब रिमोट सेंसिंग क्यों करते हैं? क्यों रिमोट सेंसिंग ज़रूरी है? हम कहीं भी जाके आराम से डेटा कलेक्ट कर सकते हैं, किसी भी जगह पे थोड़े 1 लोग से ज़्यादा लोग लगा सकते हैं। तो सबसे पहले सिस्टमैटिक डेटा कलेक्शन। तो अगर मान लो कि किसी फॉरेस्ट में आपको डेटा कलेक्ट करना है कि वहाँ पर सॉइल का क्या स्टेटस है, मॉइस्चर कैसा है, सॉइल का हेल्थ स्टेटस कैसा है या फिर वेजिटेशन का स्टेटस क्या है, कैनोपी पे डिसीज़ है कोई, कई बार प्लांट में बहुत बड़े लेवल पे कोई डिसीज़ उस प्लांटेशन में हो जाती है। तो आपने सिस्टमैटिक डेटा कलेक्शन क्यों ज़रूरी है? क्योंकि आपने नॉर्मल तरीके से जो इन सिटू में आपने लोगों को भेजा, बहुत बड़ा फॉरेस्ट एरिया है, वहाँ पर आपने मान लीजिए 10 लोगों को भेजा। अब उन 10 लोगों का मैनुअल कुछ एरर आ सकती है या हर किसी की अपनी एक मेथोडोलॉजी हो सकती है। तो जितने ज़्यादा लोग उसमें काम करेंगे तो मैनुअल एरर बहुत आने के चांसेस हैं। क्यों? क्योंकि मेथोडोलॉजी अलग होगी, हर किसी का अपना तरीका अलग होगा, हर किसी का सैंपल लेने का तरीका अलग होगा, हर किसी के टेस्टिंग का तरीका अलग होगा, हर किसी का उसको रिपोर्ट करने का तरीका अलग होगा। तो एक बहुत बड़े एरिया में एक इंसान पूरे डेटा को कलेक्ट नहीं कर सकता। लेकिन जब हम रिमोट सेंसिंग या किसी इंस्ट्रूमेंट, किसी सेंसर, किसी डिवाइस के थ्रू उसको कलेक्ट कर रहे हैं, तो वो एरर होने के चांसेस बहुत कम हो जाते हैं और एक सिस्टमैटिक मेथड से हम पूरे जगह का डेटा कलेक्ट कर सकते हैं, ठीक है? इन्फॉर्मेशन अबाउट 3 डायमेंशन ऑफ रियल ऑब्जेक्ट्स।
जैसे आप लोगों ने गूगल अर्थ देखा होगा, 3D ऑब्जेक्ट। अब कहीं मान लीजिए आपने कहीं गए, तो हो सकता है कई बार 3D आपको नहीं, कोई बहुत बड़ी बिल्डिंग है, कोई एरिया है, बहुत सारी चीज़ें आप विज़ुअली नहीं देख सकते। इसलिए रिमोट सेंसिंग से जब कैप्चर होता है, कोई फ़ोटो होती है या ड्रोन से कोई वीडियो हुआ, कोई सैटेलाइट मैप हुआ, तो कई बार हमें 3D मतलब किसी चीज़ की डेप्थ, 3D इमेज हम समझ सकते हैं। ग्लोबल कवरेज मतलब अगर हम सैटेलाइट यूज़ कर रहे हैं, आई होप सब आप सब लोगों को सैटेलाइट पता होगा, हम आगे पढ़ेंगे सैटेलाइट क्या होते हैं, किस-किस तरह से काम करते हैं। तो ग्लोबल कवरेज मतलब कम टाइम में, मतलब अगर आप सोच लीजिए कि किसी इंडिया के ऊपर किसी पर्टिकुलर सिटी का आपको वेदर जानना है, तो आप उसके लिए इस तरह एक जगह से नहीं कर सकते ना, तो इस टेक्नीक से, रिमोट सेंसिंग से सैटेलाइट पे कम टाइम में आप एक टाइम पे आप ग्लोबल कवरेज मतलब पूरी अर्थ, अभी हम लोग अर्थ के बारे में ही बात कर रहे हैं, तो पूरी अर्थ का आप इन्फॉर्मेशन कलेक्ट कर सकते हो, ठीक है? ये रिमोट सेंसिंग का फ़ायदा है। द ओनली सॉल्यूशन समटाइम्स फॉर द अदरवाइज़ इनएक्सेसिबल एरियाज़। मतलब जैसे अभी मैंने डिज़ास्टर की बात करी, तो कोई कहीं डिज़ास्टर आया हुआ है, वहाँ पर फिज़िकली ह्यूमन को भेजना इम्पॉसिबल है, या फिर हम फिज़िकली वहाँ पर कोई डिवाइस भी इन सिटु नहीं भेज सकते, क्योंकि वहाँ का हो सकता है टेम्परेचर बहुत ज़्यादा हाई हो या फिर अर्थक्वेक आया है, हम फिज़िकली वहाँ पे कोई चीज़ भेज नहीं सकते। तो उसमें क्या है, एरियल फ़ोटोग्राफ या ड्रोन के थ्रू या सैटेलाइट से हम वहाँ की चीज़ें पता कर सकते हैं। या फिर आपको जैसे सुना होगा कि अंडर ओशन के बारे में पता करना है, तो वहाँ पर कुछ एक्टिविटी हो रही है, तो इतना डीप ज़रूरी नहीं है कि हम भेज सकें इंस्ट्रूमेंट या ह्यूमन को। तो वहाँ पर क्या होता है, रिमोट सेंसिंग, अब हम लोग आगे पढ़ेंगे सोनार वगैरह की हेल्प से किस तरह से डेप्थ पता करते हैं या सरफेस के बारे में। तो जहाँ पर हम ह्यूमनली जाना पॉसिबल नहीं है हमारा या डिवाइस का, वहाँ के लिए रिमोट सेंसिंग बहुत यूज़फुल है। मल्टीपर्पज़ इन्फॉर्मेशन मतलब एक इन्फॉर्मेशन कई सब्जेक्ट एक्सपर्ट्स को हेल्प कर सकता है। जैसे मैंने अभी बोला कि रिमोट सेंसिंग सिर्फ एनवायरमेंटल साइंस तक लिमिटेड नहीं है। ज्योग्राफी, जियोलॉजी, एग्रीकल्चर बहुत सारे लोग इसको यूज़ करते हैं। तो फॉर एग्ज़ाम्पल अगर रिमोट सेंसिंग से एक हमने मैप बनाया कि यहाँ पर सॉइल की क्वालिटी क्या है, किस टाइप की सॉइल है, तो ये सिर्फ एग्रीकल्चर वालों को हेल्प नहीं हुआ, फॉरेस्ट्री वालों को भी हेल्प हुआ, जियोग्राफी वालों को भी हेल्प हुआ, जियोलॉजी वालों के लिए भी हेल्पफुल होगा, एनवायरमेंटल साइंस वालों के लिए भी हेल्पफुल होगा। इसके साथ-साथ जो लोग अर्बन प्लानिंग में होंगे, आर्किटेक्ट होंगे, उनके लिए हेल्पफुल होगा। तो रिमोट सेंसिंग से हम मल्टीपर्पज़ इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करते हैं, ठीक है? तो अब इसका मतलब हुआ कि रिमोट सेंसिंग अगर इतना यूज़फुल है, तो फिर हमें जो एक्चुअल डेटा कलेक्शन है, वो बंद कर देना चाहिए। हमें वहाँ पर कभी भी जो रियल डेटा है, उसको कलेक्ट करने की कोई ज़रूरत ही नहीं है सिर्फ़ रिमोट, लेकिन नहीं, क्यों? क्योंकि रिमोट सेंसिंग के जो हम डिवाइस बनाएँगे, हम सेंसर बनाएँगे, उनको भी तो कैलिब्रेट करने की ज़रूरत होगी। आप सारे लोग एक्सपेरिमेंट करते हैं, आप लोगों को कैलिब्रेशन, एक्यूरेसी ये सब पता होगा। तो हमें ग्राउंड पे जो रियलिटी है, उसको रिमोट सेंसिंग से जो डेटा कलेक्ट हुआ, उससे मैच करने के लिए, मतलब जो रियलिटी है और रिमोट सेंसिंग हमें जो बता रहा है, उसकी आपस में एक्यूरेसी चेक करने के लिए भी हमें इन सिटू या जगह पर करके ज़रूरी होता है। तो अभी हम लोग आगे पढ़ेंगे, ग्राउंड ट्रुथिंग इसको बोलते हैं कि जो डेटा हमें रिमोट सेंसिंग से मिल रहा है, वो ग्राउंड से कितना मतलब रियलिटी में है। तो हम लोग क्या करते हैं कि छोटे एरिया में एक सर्वे कर लिया, उससे अपने सेंसर को या डिवाइस को कैलिब्रेट कर दिया, उसमें डेटा इनपुट किया। तो इस तरह से रिमोट सेंसिंग के लिए ग्राउंड ट्रुथिंग मतलब इन सिटू डेटा कलेक्शन भी उतना ही ज़रूरी है। ठीक है? यहाँ तक कोई प्रॉब्लम? यहाँ तक कोई प्रॉब्लम? यहाँ तक सब समझ में आया? नो मैम? अच्छा, किस चीज़ को मैं फिर से क्लियर करूँ? किस चीज़ पे आपको प्रॉब्लम है? अनुभूति? नो प्रॉब्लम। ओके, ओके, ओके। ठीक है, ठीक है, ठीक है। चलो नेक्स्ट पे आते हैं। तो ये आप लोगों को एक इमेज दिख रही होगी लेफ्ट साइड में, और स्टेजेस इन रिमोट सेंसिंग। तो हमने ये देख लिया व्हाट इज़ रिमोट सेंसिंग, व्हाई वी डू रिमोट सेंसिंग। नाउ वी विल सी कि हाउ वी डू रिमोट सेंसिंग, ठीक है? स्टेजेस इन रिमोट सेंसिंग। तो आपको लेफ्ट साइड में दिख रहा होगा ये एनर्जी, वेट अ मिनट। ये आप लोगों को दिख रहा है? एनर्जी सोर्स, ठीक है? इमेज दिख रही होगी ना सब लोगों को? तो सन, टारगेट, सेंसर, जो अभी हमने बात की, सेंसर जो डिवाइस है, प्रोसेसिंग स्टेशन, एनालिसिस
और एप्लीकेशन। मतलब रिमोट सेंसिंग के ये स्टेप है। सबसे पहले मैं बोलूंगी टारगेट। टारगेट मतलब जो हमने अभी बोला, ऑब्जेक्ट, एरिया या फिर फिनोमिना। टारगेट मतलब जिस चीज के बारे में हमें इंफॉर्मेशन कलेक्ट करनी, जो हमारा इंटरेस्ट, पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट है, जिसके बारे में हमें डेटा कलेक्ट करना है, ठीक है। वो ऑब्जेक्ट हो सकता है, एरिया हो सकता है, या कोई फिनोमिना हो सकता है। दूसरा आया सेंसर। सेंसर मतलब जो कलेक्ट करेगा इस इंफॉर्मेशन को, ठीक है। सेंसर, अभी जो ये फोटो बनी है उसमें सैटेलाइट बना हुआ है, तो सेंसर जो टारगेट का इंफॉर्मेशन कलेक्ट करेगा। एनर्जी सोर्स, तो एनर्जी सोर्स क्यों चाहिए? टारगेट को इल्यूमिनेट होने के लिए, ठीक है। जैसे फॉर एग्जांपल अगर मुझे आपकी फोटो खींचनी है रूम में, तो आपको लाइट का सोर्स चाहिए ना। जैसे या तो नेचुरल लाइट हो, ठीक है। तो ये एनर्जी सोर्स, व्हाई वी नीड एनर्जी सोर्स, कि एनर्जी सोर्स चाहिए हमें इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन। सन से जो हमें एनर्जी मिलती है वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन के रूप में मिलती है। तो जब वो एनर्जी टारगेट पे पड़ेगी, फिर टारगेट उसको रिफ्लेक्ट करके या एब्जॉर्ब करके, जिस तरह से भी, उस आगे हम लोग देखेंगे किस किस तरह से सेंसर कलेक्ट करते हैं। तो हमें एक एनर्जी सोर्स चाहिए टू इल्यूमिनेट टारगेट। अब ये एनर्जी सोर्स दो तरह से हो सकते हैं, या तो नेचुरल या आर्टिफिशियल। अगर ये नेचुरल है, मतलब अगर सन है, तो इसको हम लोग बोलते हैं पैसिव। मतलब पैसिव रिमोट सेंसिंग व्हेन वी आर यूजिंग सन एज ए एनर्जी सोर्स। उसी जगह अगर हम कोई आर्टिफिशियल, मतलब सेंसर अपने आप में, ये जो सेंसर है ये कोई रेडिएशन भेजे और वो रेडिएशन वापस सेंसर में जाए और सेंसर उसको कलेक्ट करे, तो उसको बोला जाता है एक्टिव रिमोट सेंसिंग। इसका जैसे एग्जांपल है कि अगर आप एक कमरे में फोटो खींच रहे हैं, तो अगर वो नेचुरल लाइट आ रही है, उसमें सन की लाइट आ रही है, तो आपको फ्लैश की जरूरत नहीं है। मतलब कैमरा जो सेंसर है आपका, वो सिर्फ आपके फेस पे पड़ने वाली लाइट को कैप्चर कर रहा है। तो वो क्या हुआ? पैसिव रिमोट सेंसिंग या पैसिव कैप्चरिंग। उसी जगह अगर रूम में कोई लाइट नहीं है, तो लाइट सोर्स खुद कैमरा बन जाता है। क्या फ्लैश आपके फोन में होगा? फ्लैश, तो फ्लैश जलती होगी, कभी आप लोगों ने नोटिस किया होगा जब इनफ लाइट नहीं होती है। तो उस केस में कहा जाएगा एक्टिव। तो जब रिमोट सेंसिंग में हम एनर्जी सोर्स एज ए सन, नेचुरल लाइट को यूज कर रहे हैं, तो कहा जाएगा पैसिव रिमोट सेंसिंग। और जब हम आर्टिफिशियली सेंसर अपने आप में उसको इल्यूमिनेट कर रहा है, तो उसको कहेंगे एक्टिव, ठीक है। तीसरा आया प्रोसेसिंग स्टेशन। प्रोसेसिंग स्टेशन मतलब जो सेंसर ने, अब सेंसर ने डेटा को कलेक्ट कर लिया इन फॉर्म ऑफ इमेज, इन फॉर्म ऑफ जो भी तरीके, अब उसको, उसने उस डेटा को भेजा। अब कहाँ भेजा? प्रोसेसिंग स्टेशन में। प्रोसेसिंग स्टेशन में क्या बोलते हैं उसको? ग्राउंड रिसीविंग टर्मिनल। इंडिया का ग्राउंड रिसीवर टर्मिनल है शाद नगर, हैदराबाद में, ठीक है। हैदराबाद शाद नगर में इंडिया का प्रोसेसिंग स्टेशन है, जो इंडियन सैटेलाइट या जो यूएस के सैटेलाइट है या दूसरे सैटेलाइट है, उनसे जो इंफॉर्मेशन आ रही है उसको कलेक्ट करते हैं। ग्राउंड टर्मिनल, ग्राउंड रिसीविंग टर्मिनल बोलते हैं। हैदराबाद में इंस्टीट्यूट है नेशनल रिमोट सेंसिंग, रिमोट सेंसिंग कुछ है, NRSC, ठीक है। तो वहां पर शादनगर हैदराबाद में है, वहां पर इंडिया का प्रोसेसिंग स्टेशन है, ठीक है। तो प्रोसेसिंग स्टेशन में क्या होता है कि जो डेटा आया उसमें से एरर जो है थोड़ा बहुत उसको रिड्यूस किया, डेटा को डिजिटल या हार्ड कॉपी फॉर्मेट में चेंज किया। क्योंकि जिस फॉर्म में डेटा आया, जरूरी नहीं है कि उसको उसी तरह से पास किया जा सके। तो प्रोसेसिंग स्टेशन में होता है डेटा की प्रोसेसिंग इन टर्म्स ऑफ रिड्यूसिंग एरर, इन टर्म्स ऑफ उसको एक फॉर्मेट में, डिजिटल या हार्ड कॉपी, जैसे कोई मैप हुआ या कोई फोटो हुई, ठीक है। तो प्रोसेसिंग स्टेशन में जो डेटा कलेक्ट हुआ उसको एक पर्टिकुलर फॉर्मेट में आगे पास करने के लिए डेटा प्रोसेस हुआ। नेक्स्ट इज एनालिसिस। मतलब जो डेटा आया, मैप आया या किसी जगह का सॉइल का इंफॉर्मेशन आया, तो उसको हम किस तरह से इंटरप्रेट कर सकते हैं या फिर हम उसके किस तरह से यूज कर सकते हैं। एनालिसिस वहां पर कि कैसे कई डेटा को आपस में कनेक्ट करके, मतलब डेटा एनालिसिस, आप सबको पता होगा डेटा एनालिसिस का क्या मतलब होता है। एंड देन एप्लीकेशन, कि रिमोट सेंसिंग का जो डेटा आया उसको हम कैसे एप्लीकेशन करें अर्बन, जैसे अभी हमने बताया जो जो एप्लीकेशन है रिमोट सेंसिंग के, एग्रीकल्चर में, फॉरेस्ट्री में, लैंड मैनेजमेंट में, अर्बन डेवलपमेंट में, फिर उसका एप्लीकेशन। तो आप लोगों को समझ में आया कि रिमोट सेंसिंग किस तरह से, सबसे पहले थर्ड स्टेज मीन सेंसर या प्रोसेसिंग स्टेशन, प्रोसेसिंग स्टेशन,
तो प्रोसेसिंग स्टेशन का मतलब प्रोसेसिंग स्टेशन आई होप हिमाश्री आप बोल रहे हो? ओके, ठीक है। तो प्रोसेसिंग स्टेशन का जैसे आप सिंपल वर्ड्स में समझिए कि अ, जैसे पुराने कैमरे आते थे, आप लोगों को सब अभी तो आप लोग यूज़ करते हैं, पहले अगर आप लोगों को पता हो कि रील आती थी। तो जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल आप ये समझ लीजिए कि सेंसर आपका कैमरा है, पुराना कैमरा आता था फूजी फ़िल्म का अगर आप लोगों को पता हो या बहुत सारे अभी तो अब डिजिटल कैमरे आने लगे हैं, तो उसमें रील होती थी फॉर एग्ज़ाम्पल। तो सेंसर आपका क्या हुआ? कैमरा। तो सेंसर ने कोई डेटा आपका कलेक्ट किया। उसने अब सेंसर ने हमने डेटा कलेक्ट किया है, किसी पर्पज़ से किया है, किसी एरिया के पर्पज़ से, हमारा कुछ तो इंटरेस्ट रहा होगा ना। तो अब उस सेंसर ने हमें डेटा भेजा। अब उसे है रॉ डेटा। जब आप अगर आप लोग अभी रिसर्च में जाओगे तो जैसे रॉ डेटा और प्रोसेस डेटा में फ़र्क होता है। रॉ डेटा जैसे आपने जो चीज़ जैसे कलेक्ट किया आपने उसको नोट नोट कर लिया कि यहाँ पर ये था, यहाँ पर ये था। लेकिन उसको किसी और को समझाने के लिए आपको ग्राफ बनाने पड़ेंगे, ठीक है ना? या आपको कोई टेबल बनानी पड़ेगी। मतलब डेटा को प्रोसेस करना पड़ता है। एक्सेल में कैलकुलेशन करनी पड़ती है। किया होगा ना आप लोगों ने डेटा कलेक्ट करते हो, जब आप लोग एक्सपेरिमेंट करते हो। तो जो सेंसर ने डेटा कलेक्ट किया इन टर्म्स ऑफ किसी जगह का रिमोट सेंसिंग के थ्रू उसको प्रोसेस किया। कैसे प्रोसेस किया? उसमें जो एरर्स थी, हो सकता है कहीं की अच्छे से इमेज नहीं आई, उसने सारा प्रोसेस किया डेटा, ठीक है? और उसको डिजिटली या हार्ड कॉपी आगे बढ़ाया। मतलब जब आप रील को फ़ोटो प्रिंट कराने गए, कहाँ पर कैमरामैन के यहाँ, तो वो प्रोसेसिंग की है उसने। रील में जो फ़ोटो थी उस पहले देखे होंगे आप लोगों ने ब्लैक एंड व्हाइट वो आती थी, फ़िल्म आती थी, उसको जाके आप लोगों को उसको डेवलप कराना होता था। अभी भी आप लोग अगर नहीं हुआ तो आप अपने पेरेंट्स से पूछिए, बड़े भाई-बहन से पूछिए। तो दैट इज़ कॉल्ड प्रोसेसिंग कि डेटा को आपने प्रोसेस किया। समझा? इन ईज़ी फॉर्म जिससे आप ओके, ठीक है? तो आगे अभी बढ़ें? सब लोगों को समझ में आ गया 3rd स्टेज तक? तो अब राइट साइड में जो बना हुआ है, ठीक है, इसमें इमिशन ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन और ईएमआर, सन और सेल्फ इमिशन, ठीक है? कि टारगेट पर जो हमारा पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट है, उस पे एनर्जी सोर्स इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन के फॉर्म में आया। सन की एनर्जी आप सब लोगों को पता होगा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन के फॉर्म में आती है। पता है ना गामा रेज़, विज़िबल पोर्शन, इंफ्रारेड ये भी हम लोग आगे पढ़ेंगे कि कौन-सा इतनी सारी वेव्स इतने सारे मतलब वेवलेंथ है, इतनी सारी फ्रीक्वेंसी है, कौन-सा वेवलेंथ रिमोट सेंसिंग में यूज़ होता है। गामा रेज़ यूज़ होती है कि विज़िबल वाला पार्ट यूज़ होता है या माइक्रोवेव होता है या रेडियो होता है। तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन या ईएमएस आप लोगों ने सबने स्पेक्ट्रम पढ़ा होगा ना? विज़िबल लाइट, ठीक है? तो उस इमिशन ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक हाँ, ठीक है, आगे हम लोग पढ़ेंगे, पूरा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम आगे पढ़ेंगे अभी। तो सबसे पहला काम हुआ कि टारगेट पर ईएमएस रेडिएशन आया। दूसरा क्या हुआ? ट्रांसमिशन ऑफ एनर्जी फ्रॉम सोर्स टू सरफेस ऑफ द अर्थ एज़ वेल एब्ज़ॉर्प्शन एंड स्कैटरिंग, ठीक है? तो जब टारगेट पे एनर्जी सोर्स पड़ा, तो क्या हुआ? ये देखिए, ये यहाँ से अ, यहाँ से एनर्जी सोर्स आई, ठीक है? नहीं हो रहा है, 1 सेकंड। ये देखिए, ठीक है? एनर्जी सोर्स टारगेट पे आई, अब नेक्स्ट क्या हुआ? जो एनर्जी हुई या तो ट्रांसमिट होगी या एब्ज़ॉर्ब होगी, रिफ्लेक्ट होगी, तभी तो सेंसर उसको अ, रीड करेगा ना। तो एज़ वेल एज़ एब्ज़ॉर्प्शन एंड स्कैटरिंग भी हो सकती है। तो ट्रांसमिशन हो गया, अब क्या हुआ? इंटरैक्शन ऑफ ईएमआर विद द अर्थ सरफेस, रिफ्लेक्शन एंड इमिशन जो मैंने बोला कि कई तरह से जब ईएमएस हमारे किसी टारगेट पे पड़ रहा है, तो उसकी बहुत सारी चीज़ें हो सकती हैं। रिफ्लेक्ट कर सकता है, एब्ज़ॉर्ब कर सकता है, कितना एमिट करेगा, ट्रांसमिट हो सकता है, तो ये सारी चीज़ें डिपेंड करती हैं टारगेट के नेचर पे, ठीक है? दूसरा, जब ये सारी जो चीज़ें टारगेट तक आ रही हैं, तब आप लोग नोटिस करिए कि हम अर्थ की बात कर रहे हैं। अर्थ में क्या है? एटमॉस्फियर। तो जब ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन अर्थ से मतलब अर्थ के एटमॉस्फियर से पास हो रहा है, तो अर्थ के एटमॉस्फियर में कुछ गैसेज़ हैं, आप लोगों को सबको पता होगा वाटर वेपर है या जो भी है। तो वो क्या होता है कि उसकी वजह से चेंजेज़ आते हैं कि जिस फॉर्मेट में, जिस एक्चुअल फॉर्म में रेडिएशन आ रहा है, वो टारगेट तक आते-आते कुछ चीज़ें हो सकता है एटमॉस्फेयर की जो गैसेज़ हैं, कुछ उसने एब्ज़ॉर्ब कर लिया, कुछ पार्टिकल की वज़ह से स्कैटरिंग हो गया। तो
ये सारी चीज़ें भी जब हम एनर्जी को पढ़ेंगे अभी आगे, तो ये सारी चीज़ें भी इसको इफ़ेक्ट करती हैं, ठीक है? तो जब एनर्जी सोर्स से इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन आ रहा है, तो वो एटमॉस्फेयर के थ्रू आ रहा है, तो एटमॉस्फेयर का क्या-क्या इफ़ेक्ट होता है, वो भी हम आगे पढ़ेंगे। इसको मतलब एटमॉस्फेयर की वजह से भी कुछ फ़र्क आएगा, टारगेट के अपने नेचर की वजह से फ़र्क आएगा, ठीक है? अब क्या हुआ ट्रांसमिशन ऑफ एनर्जी फ्रॉम द सरफेस टू द रिमोट सेंसर। या यहाँ से एनर्जी आई, ट्रांसमिट हुई, रिफ्लेक्ट हुई, स्कैटर हुई, किस चीज़ पे स्कैटर होगी, रिफ्लेक्ट होगी वो हम लोग आगे पढ़ेंगे, ठीक है? लेकिन अभी आप लोग बेसिक समझिए कि इसकी स्टेजेस क्या होती है, किस तरह से पूरा रिमोट सेंसिंग काम करता है, ठीक है? उसके बाद क्या हुआ सेंसर डेटा आउटपुट, सेंसर ने डेटा कलेक्ट कर लिया फ़ोटो के फॉर्म में, मैप के मतलब जो भी जिस फॉर्मेट में से सेंस करेगा, कौन अलग-अलग तरह के सेंसर होते हैं। हमारे ऑब्जेक्टिव के हिसाब से हमें डेटा किस तरह का कलेक्ट करना है, वेदर का कलेक्ट करना है या लैंड यूज़ का कलेक्ट करना है, उसने डेटा आउटपुट कर दिया। डेटा ट्रांसमिशन, प्रोसेसिंग एनालिसिस, ठीक है? जो हम लोगों ने बात किया कि प्रोसेसिंग स्टेशन में क्या होता है, ठीक है? तो आप लोगों को स्टेजेस समझ में आ गए कि किस-किस तरह से काम करता है। एनर्जी आई, टारगेट पे पड़ी, टारगेट से रिफ्लेक्ट या एब्ज़ॉर्ब या स्कैटरिंग हुई, सेंसर ने उस एनर्जी को रिकॉर्ड किया, सेंसर ने रिकॉर्ड करके उसको ठीक है? उस इन्फॉर्मेशन को प्रोसेसिंग स्टेशन तक भेजा, प्रोसेसिंग स्टेशन पे डेटा को प्रोसेस किया गया, इस फॉर्मेट में किया गया कि वो उसको आगे पास किया जाए। एनालिसिस क्या हुई, जितने भी तरह-तरह के डेटा आए, वेदर का डेटा, सॉइल का डेटा, उन सब चीज़ों को उन्होंने कलेक्ट किया, एक पर्टिकुलर मैप या डेटा को आगे बढ़ाया। फिर हमने उस डेटा को डिफरेंट-डिफरेंट एप्लीकेशन में यूज़ किया अपने ऑब्जेक्टिव के हिसाब से। दिस इज़ कॉल्ड रिमोट सेंसिंग, ठीक है? सारी चीज़ें समझ में आई? ठीक है। तो अब जो आपका सेंसर है, तो सेंसर एटमॉस्फियर हाँ, ठीक है। तो अभी हमने बोला ना कि एटमॉस्फियर की जो कुछ गैसेज़ हैं, उसने एब्ज़ॉर्ब किया, कुछ रिफ्लेक्ट हुआ, तो अब हम सेंसर के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है? तो नेक्स्ट स्लाइड इज़ सेंसर एंड प्लेटफ़ॉर्म्स, दिख रहा है? Platform is a stage to mount the camera or sensor to acquire the information about a target under investigation based on its altitude above Earth's surface. Platform may be classified as ground-borne, airborne and space-borne. मतलब जो सेंसर हैं, सेंसर अभी हमने पढ़ा ना जो रेडिएशन को कलेक्ट कर रहे हैं, फोटो खींच रहे हैं, तो वो जिस चीज़ पर माउंट है मतलब कोई चीज़ उसको कैरी कर रही है, तो उनको कहते हैं प्लेटफ़ॉर्म, ठीक है? तो प्लेटफ़ॉर्म क्या है? सेंसर को कैरी करने वाली प्लेटफ़ॉर्म समझे? स्टेज, इस पर सेंसर माउंट है, ठीक है? ये सेंसर है ना? सेंसर किस पर माउंट है? प्लेटफ़ॉर्म पे। तो प्लेटफ़ॉर्म कहाँ पर है? इस बेसिस पे मतलब ग्राउंड से, अर्थ से कितनी हाइट पर है, ठीक है? तो उस बेसिस पे हमने प्लेटफ़ॉर्म को 3 कैटेगरी में डिवाइड किया। ग्राउंड, एयर और स्पेस। आपको नाम से ही समझ में आ रहा होगा, ग्राउंड मतलब ग्राउंड से नियर, एयर और स्पेस बॉर्न, ठीक है? तो हम लोग आगे बढ़ते हैं कि ग्राउंड बॉर्न प्लेटफ़ॉर्म क्या होते हैं? एयर बॉर्न और स्पेस बॉर्न। तो सबसे पहले है ग्राउंड बेस्ड प्लेटफॉर्म। तो ग्राउंड बेस्ड प्लेटफॉर्म मेनली यूज्ड फॉर कलेक्टिंग द डिटेल्ड इंफॉर्मेशन अबाउट द सरफेस फॉर फील्ड स्टडी एंड फॉर लेबोरेटरी सिमुलेशन स्टडी। सिमुलेशन समझते होंगे आप, जब हमें कोई रियल लाइफ में कोई इवेंट है उसको हम वैसा ही अपनी लेबोरेटरी में उसको सिमुलेट करें कि ऐसी-ऐसी कंडीशन थी इस टेम्परेचर पर या इस उसमें, तो कैसा हमारी लैबोरेटरी में काइंड ऑफ छोटा-सा मॉडल बनाया या सिमुलेशन आई होप आप लोग सारे लोग समझते हो कि सेम अ, एक कंडीशन एनवायरनमेंट क्रिएट करके समझना कि रियल टाइम में कैसे हो रहा होगा। तो ग्राउंड बेस्ड प्लेटफ़ॉर्म क्या होते हैं? ग्राउंड से बहुत पास में होते हैं। जैसे पिछली फ़ोटो में आप लोगों ने ये देखा कि ये जो क्रेन पर एक सेंसर, ये वाला जो है ना पहला फ़ोटो ग्राउंड बोर्ड, ये देखो आप एक क्रेन की तरह है, ये ग्राउंड है, तो ग्राउंड से यूजुअली ग्राउंड बॉर्न जो प्लेटफ़ॉर्म्स होते हैं, वो अराउंड 50 मीटर हाइट पर आप लोग ऐसे देख सकते हो। मतलब कोई कैमरा है या क्रेन पर या किसी व्हीकल पर अगर कोई सेंसर लगा हुआ है। नेक्स्ट ये आप एयरबॉर्न देख रहे हो, ये कोई एयरप्लेन, एयरक्राफ्ट है। स्पेस मतलब स्पेस में, ठीक है? तो हैंड हेल्ड कैमराज़ फ़िल्म और डिजिटल। फ़िल्म जैसे हमने बोला पहले ज़माने में फ़िल्म वाले कैमराज़ आते थे, अभी डिजिटल कैमरेज़ आते हैं। तो अगर फ़िल्म वाला कैमरा या डिजिटल कैमरा है मतलब ग्राउंड से बहुत पास से कोई फ़ोटो कलेक्ट करे। क्यों?
क्योंकि लेबोरेटरी में सिमुलेशन करना है या कोई फील्ड स्टडी करनी है, मतलब हमें अपने जो रिमोट सेंसिंग से डेटा है उसको हमें कैलिब्रेट करना है। ठीक है? या फिर कई बार होता है कि हमें जो सेंसर डेवलप करना है, तो हमें सेंसर डेवलप करने के लिए भी बेसिक डेटा को पता होना चाहिए कि एक्चुअली हमें क्या-क्या कलेक्ट करना है, किस तरह का डेटा कलेक्ट करना है। तो उसके लिए ग्राउंड बेस्ड सर्वे होना बहुत ज़रूरी है। तो उसके लिए हमें जितना पास से हम डेटा कलेक्ट करेंगे, उतना हमारे लिए क्लियर होगा। मतलब जब हमारा ऑब्जेक्टिव कम एरिया में ज़्यादा इन्फॉर्मेशन है, तब हम ग्राउंड बेस्ड प्लेटफ़ॉर्म यूज़ करेंगे। और जब हमारा बहुत बड़ा एरिया हमारा इंटरेस्ट है, तब हम जैसे स्पेस बॉर्न या एयरबॉर्न प्लेटफ़ॉर्म यूज़ कर रहे हैं, ठीक है? तो ग्राउंड बेस्ड प्लेटफ़ॉर्म क्या होंगे, क्रेन पर कोई सेंसर है, ग्राउंड व्हीकल व्हीकल या टावर होते हैं। तो टावर या क्रेन पर, ग्राउंड व्हीकल पे कोई ऐसा सेंसर है, जो डेटा कलेक्ट कर रहा है डिटेल्ड इन्फॉर्मेशन, मतलब एक छोटे से एरिया में सब कैमरा से हमने कैप्चर कर लिया, तो उसका हमारा रिज़ॉल्यूशन बहुत अच्छा होगा, हमें बहुत क्लियर चीज़ें दिख रही होंगी। तो फॉर एग्ज़ाम्पल जैसे हमने अभी हम वेजिटेशन का स्टडी का ही एग्ज़ाम्पल लेके चलते हैं, उसी से आप लोगों को बार-बार समझाएँगे कि किसी एक फॉरेस्ट में हमें ये समझना है कि वहाँ पर किस तरह का वेजिटेशन है, कितना डेंस है। तो हमने एक तो रिमोट सेंस से हमने डेटा कलेक्ट किया सैटेलाइट से, तो वहाँ से तो हमें दिख रहा है कि किस तरह का वेजिटेशन है, कहाँ पर ओल्ड लीफ है, कहाँ पर न्यू है, कहाँ पर कोई डिसीज़ आ गई। लेकिन उसके पहले हमें एक ग्राउंड सर्वे तो करना पड़ेगा ना कि हमें कितना सेंसर को क्या इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करने के लिए भेजना है। तो उसके लिए ग्राउंड बेस्ड प्लेटफ़ॉर्म पास से डिटेल्ड इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करना बहुत ज़रूरी है, ठीक है? दूसरा होता है एयरबॉर्न। तो एयरबॉर्न मतलब एयरक्राफ्ट, जैसे जो थोड़े ऊपर और 50 मतलब ग्राउंड से काफ़ी ऊपर, मतलब मोर देन 50 मीटर। अगर एयरबॉर्न है तो वो 50 मीटर से ऊपर है, ग्राउंड में तो 50-60 मीटर के अंदर-अंदर एल्टीट्यूड फ्रॉम ग्राउंड सरफेस, ठीक है? ग्राउंड सरफेस के से हाइट्स के ही बेसिस पे हमने 3 कैटेगरी में बाँटा है, ग्राउंड, एयर और स्पेस। तो जो स्पेस में है तो उसमें क्या एरियल फ़ोटो, जैसे ड्रोन है, सबको आई होप आप सब लोगों को ड्रोन पता होगा, देखा होगा आप लोगों ने ड्रोन, या फिर एयर बलून कभी आप लोगों ने देखा होगा, कभी नोटिस किया होगा, एयर बलून मूवीज़ में दिखाते हैं, सीरियल्स में कई बार देखा होगा, एयर बलून होते हैं उसमें, तो वहाँ से उसको कैप्चर किया तो वो एयरबॉर्न कहलाएगा। एयरक्राफ्ट्स आर जनरली यूज्ड टू एक्वायर एरियल फोटोग्राफ्स फॉर फोटो इंटरप्रिटेशन और फोटोग्रामेटिक पर्पस। मतलब जब हम किसी एरिया का हमने फोटो खींचना है, वहाँ की हमें देखना है किस तरह का वहाँ का अरेंजमेंट है, किसी सिटी का, किसी एरिया का, तो उसके लिए क्या एरियल फ़ोटोग्राफ्स बहुत ज़रूरी होते हैं। तो बलून से, ड्रोन से, एयरक्राफ्ट से, हेलीकॉप्टर से हम इस तरह की चीज़ें कलेक्ट करते हैं, ठीक है? ये हो गया। तो स्कैनर्स आर टेस्टेड अगेंस्ट देयर यूटिलिटी एंड परफॉर्मेंस फ्रॉम दीज़ प्लेटफॉर्म फ्रॉम बिफोर दीज़ आर फ्लोन ऑन बोर्ड सैटेलाइट मिशन। मतलब जब सैटेलाइट्स आप लोगों ने सुना होगा, न्यूज़ देखते होंगे कि कहीं हमने रिमोट सेंसिंग करनी है तो सैटेलाइट भेजा गया, रॉकेट से सैटेलाइट भेजा गया, अंतरिक्ष में बहुत तरह के मतलब मिशन चलते रहते हैं। तो कोई चीज़ हमें उस स्कैनर को टेस्ट करना पड़ेगा ना, एक बारी हमने सैटेलाइट भेज दिया, पता चला वो सेंसर काम नहीं किया, तो किसी भी चीज़ का पहले ट्रायल के लिए आप ये सोचो कि एयरबॉर्न प्लेटफ़ॉर्म से उसका टेस्टिंग करते हैं बिफोर सेंडिंग एक्चुअली सैटेलाइट में भेजने के पहले। तीसरा आता है स्पेस बोर्न प्लेटफ़ॉर्म, ठीक है? स्पेस बोर्न प्लेटफ़ॉर्म मतलब ये हुए एटमॉस्फेयर से बाहर। ये जो सैटेलाइट होते हैं ये एटमॉस्फेयर से बाहर होते हैं, जिससे इनमें एटमॉस्फेयर का जो इस एटमॉस्फेयर की वज़ह से जो डिस्टर्बेंस है वो ना हो, ठीक है? तो द क्लोज़्ड पाथ ऑफ अ सैटेलाइट, सैटेलाइट क्या होता है कि Scanner are testing expect okay. Scanner are tested against their utility and performance from these platforms before these are flown on board satellite mission. मतलब जैसे इंडियन सैटेलाइट कोई भेजे जाना है, इंडियन रिमोट सेंसिंग का फॉर एग्ज़ाम्पल उसको स्पेस में भेजा जाना है, ठीक है? उसमें हमें कोई एक पर्टिकुलर स्कैनर लगाना है। स्कैनर मतलब कोई चीज़ स्कैन करने वाला या कोई सेंसर लगाना है, ठीक है? तो अब अगर हमने उसको पहले टेस्ट नहीं किया, ग्राउंड से वो कैसी फ़ोटो ले रहा है, कितना रियल ले रहा है, जो कलर वेजिटेशन का है या जो एरिया का कलर है, वो कितना सही ले रहा है, जो साइज़ है वो एग्ज़ैक्टली वो साइज़ सही से नाप रहा है कि नहीं, कोई प्रॉब्लम तो नहीं आ रही है, तो ये ग्राउंड से तो हम पता नहीं कर सकते जब तक उसको हम स्पेस में भेजेंगे नहीं। लेकिन अगर एक बार स्पेस में भेज दिया हमने, तो स्पेस में भेजने के बाद तो हम वापस नहीं उसको मँगा सकते हैं, ठीक है ना? जो सैटेलाइट भेजते हैं हम। तो क्या किया जाता है कि एयरबॉर्न मतलब ना तो ग्राउंड पे है, ना स्पेस में है, हमने उसको हेलीकॉप्टर से भेज के देखा कि उस जो फ़ोटो खींच रहा है, जो चीज़ें सेंस कर रहा है, वो कितनी रियल है। मतलब इट्स लाइक अ टेस्टिंग। किसी भी चीज़ का टेस्टिंग करते हैं ना, तो जो सैटेलाइट में कई बार चीज़ें यूज़ होती हैं, उसका टेस्ट करने के लिए हम उसको एयरबॉर्न प्लेटफ़ॉर्म मतलब बलून
ड्रोन, एयरक्राफ्ट, हेलीकॉप्टर में यूज़ करते हैं। ठीक है? श्वेता, इज़ इट क्लियर नाउ? बट मैम सैटेलाइट से तो डिस्टेंस बढ़ जाएगा। हाँ, डिस्टेंस बढ़ जाएगा, तो वही तो मैं बोल रही हूँ कि डिस्टेंस, लेकिन कुछ जो प्रॉपर्टीज़ हैं, वो तो स्कैनर की सेम रह सकती है ना। जैसे कितना ट्रू कलर ले रहा है, कितना, सारी चीज़ें तो आप लोग नहीं, लेकिन ये भी तो है ना कि पहली बार तो सैटेलाइट भेजा गया, दूसरी बार भेजा गया, तीसरी बार भेजा गया, तो सैटेलाइट के भी तो प्रीवियस एक्सपीरियंस रहते हैं ना, उनके बेसिस पे सेंसर को डिज़ाइन किया जाता है। लेकिन कुछ जो ऑब्जेक्टिव है हमारे, कुछ प्रॉपर्टीज़ हैं, उनको तो एक पर्टिकुलर हाइट से भी पता कर सकते हैं। तो सारी चीज़ें टेस्ट नहीं कर सकते, लेकिन कुछ उनकी यूटिलिटी, कि क्या उनकी यूटिलिटी जो हमारा ऑब्जेक्टिव है, वो पूरा कर पा रहा है या नहीं। 100% नहीं, लेकिन बहुत सारी चीज़ें, ठीक है? तो तीसरा है आगे बढ़ते हैं। स्पेस बाउंड प्लेटफॉर्म्स, सो द क्लोज्ड पाथ ऑफ अ सैटेलाइट अराउंड द अर्थ इज कॉल्ड इट्स ऑर्बिट। ऑर्बिट मतलब जैसे अर्थ के अराउंड जो सैटेलाइट है, वो जो पाथ फॉलो कर रहा है, ठीक है? तो पाथ फॉलो को कहते हैं ऑर्बिट। अच्छा, आप लोगों को सबको पता होगा सैटेलाइट क्या होता है। जैसे अर्थ के चारों ओर मून है, हमारा नेचुरल सैटेलाइट है। कोई भी चीज़ अर्थ के अराउंड रिवॉल्व हो रही है, सैटेलाइट, नेचुरल सैटेलाइट और आर्टिफिशियल सैटेलाइट जो हम भेजते हैं, ठीक है? ठीक है? So the closed path of a satellite around the earth is called orbit. ठीक है? These platforms are freely moving in their orbit around the earth, and entire earth or any part of the earth can be covered or specified intervals. मतलब जब हमने सैटेलाइट को एटमॉस्फेयर के बाहर स्पेस में भेजा, तो हमारा क्या है, इंटायर अर्थ, मतलब हम जब ये सब कैलकुलेट करके सैटेलाइट भेजा जाता है कि उसका ऑब्जेक्टिव क्या है। इंटायर अर्थ का कवरेज उसका ऑब्जेक्टिव है, या अर्थ के किसी पार्ट का ऑब्जेक्टिव हमारा, मतलब जो पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट है, या फिर किस टाइम पे, मतलब जैसे वेदर का, हमारा अगर वेदर है तो इंटरवल्स मतलब टाइमिंग स्पेसिफिक है। तो इस तरह से सैटेलाइट का क्लासिफिकेशन होता है ऑन द बेसिस ऑफ कि हमें किस तरह से उसकी यूटिलिटी है, ठीक है? द कवरेज मेनली डिपेंड्स ऑन द ऑर्बिट ऑफ सैटेलाइट। अभी नेक्स्ट स्लाइड में आप लोग देखोगे, तो जो कवरेज है वो होल अर्थ का है या अर्थ के किसी एक पर्टिकुलर एरिया का है, वो उसकी ऑर्बिट पे डिपेंड करता है, ठीक है? यूजुअली प्लेस्ड एट एन ऑल्टीट्यूड ऑफ 250 किलोमीटर टू 36,000 किलोमीटर। ग्राउंड बेस्ड प्लेटफॉर्म का जैसे बताया मैंने कि ग्राउंड से अराउंड 50 मीटर, एयरबोर्न मे बी मैक्सिमम अप टू 50 किलोमीटर, एंड स्पेस बोर्न 250 टू 36,000 किलोमीटर। मतलब 250 किलोमीटर से 36,000 किलोमीटर के बीच में कहीं पर भी हमारे ऑब्जेक्टिव के अनुसार हमें क्या चाहिए, क्या जानना है, या जो टाइमिंग की, जो हमारा मतलब पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट है, उसके हिसाब से हम उस ऑर्बिट में सैटेलाइट को प्लेस करते हैं कि किस तरह से घूमेगा, कितनी स्पीड से घूमेगा, ठीक है? तो स्पेस बॉर्न प्लेटफॉर्म, एयरबॉर्न प्लेटफॉर्म और ग्राउंड बेस्ड प्लेटफॉर्म सबको क्लियर हो गया होगा। सबके एग्जाम्पल हमने देख लिए कि ग्राउंड बेस्ड प्लेटफॉर्म मतलब ग्राउंड के पास, उसका मेनली हुआ डिटेल्ड इंफॉर्मेशन। एयरबॉर्न, बलून वगैरह से एरियल फोटोग्राफ। तीसरा स्पेस बॉर्न मतलब सैटेलाइट, जब हमारी पूरी अर्थ का कवरेज हो, ठीक है? थोड़ा जल्दी-जल्दी करते हैं, अभी सिर्फ 5 स्लाइड हुई हैं। ठीक है? टाइप्स ऑफ सैटेलाइट ऑर्बिट। सैटेलाइट ऑर्बिट आर डिजाइन्ड अकॉर्डिंग टू द कैपेबिलिटी एंड ऑब्जेक्टिव। जैसे मैंने बोला कि उसकी क्या कैपेबिलिटी, हमें क्या कलेक्ट करना है, और ऑब्जेक्टिव मतलब हमारी स्टडी क्या है, वेदर स्टडी है या सॉइल की स्टडी है, वेजिटेशन की स्टडी है। एंड दिस सेंसर कैन कैरी बेस्ड ऑन देयर ऑल्टीट्यूड, मतलब अर्थ से किस ऑल्टीट्यूड पे, 250 से 36,000 के बीच में, जैसे मैंने बताया। ओरिएंटेशन, अभी आगे बात करेंगे ओरिएंटेशन का मतलब, और रोटेशन। ओरिएंटेशन का मतलब कि वो कहाँ पर रिवॉल्व कर रहा है। जैसे अर्थ, ये आप लोगों को सबको पता होगा, तो ये इक्वेटर है, तो अगर कोई चीज़ इक्वेटर के आस-पास रिवॉल्व कर रही है, तो मतलब उसका ओरिएंटेशन ये होगा। अगर कोई चीज़ पोल के अराउंड रिवॉल्व कर रही है, तो उसका ओरिएंटेशन पोलर होगा। तो इस बेसिस पे हम 2 तरह से सैटेलाइट ऑर्बिट को डिफरेंशिएट कर सकते हैं, जियो स्टेशनरी, दूसरा पोलर ऑर्बिटिंग। पोलर ऑर्बिटिंग का मतलब जैसे आपने ना कि जो सैटेलाइट पोलर के आस-पास रिवॉल्व करे, जैसे ये हमारी अर्थ है, तो जब ऐसे-ऐसे ऊपर से ये देखिए पोल के अराउंड करेगा, तो मतलब इसको हम कहेंगे पोलर, और ये इक्वेटर है, और अगर ऐसे सैटेलाइट इस तरह से रिवॉल्व कर रहा है, तो आप कहेंगे इक्वेटोरियल, इसका ओरिएंटेशन है, ठीक है? तो इस बेसिस पे 2 तरह से हो गए, जियो स्टेशनरी और पोलर ऑर्बिट।
तो सबसे पहले जैसे इसका अल्टीट्यूड क्या था अराउंड 36,000 किलोमीटर। तो ये जो अराउंड 36 है इसका एग्ज़ैक्ट होता है 35,786 आप लोग नोट कर सकते हो। 35,786 35,786 किलोमीटर होता है। अब ये एग्ज़ैक्टली यही ड क्यों डिसाइड किया गया जब जियो स्टेशनरी तो पहला जियो स्टेशनरी जियो से स्टेशनरी मतलब अर्थ से स्टेशनरी रहे। स्टेशनरी का मतलब है सेम टाइम पे मतलब स्टेशनरी का मतलब होता है कि अगर अर्थ पे कोई इंसान है, हम उसको ऑब्ज़र्व करें, सैटेलाइट को देखें, तो हमें अपने आप से स्टेशनरी दिखे सैटेलाइट, ठीक है? हम भी घूम रहे हैं और सैटेलाइट भी घूम रहा है। तो अगर हम दोनों की स्पीड 2 लोगों की स्पीड साथ में मूव कर रहे हैं, अगर आप और आपका फ्रेंड साथ में मूव कर रहे हैं, तो आप दोनों एक-दूसरे से स्टेशनरी एक कैसे हुए? जब दोनों की स्पीड होगी, जब दोनों एक ही डायरेक्शन में जा रहे होंगे, दोनों एक ही डायरेक्शन में एक ही स्पीड से जा रहे होंगे, तो आप कह सकते हो कि हम दोनों लोग स्टेशनरी हैं एक-दूसरे के लिए। मतलब आप दोनों को एक-दूसरे का मूवमेंट में कोई फ़र्क नहीं। एक दोनों में से किसी की भी एक की स्पीड ज़्यादा या कम हुई, तो वो आप दोनों लोग एक-दूसरे के लिए स्टेशनरी नहीं रहे। तो जियो स्टेशनरी का मतलब है जब सैटेलाइट अर्थ के रेफ़रेंस में स्टेशनरी है, ठीक है? तो ये जो 35,786 किलोमीटर कैलकुलेट की गई कि जब अर्थ से 7 इतनी दूर रखा गया, तब उसकी स्पीड इस तरह से हमने इतनी डिस्टेंस इसलिए की कि उसकी जो स्पीड है, वो अर्थ की स्पीड से मैच कर सके। मतलब वो हम हमेशा जैसे ये देखिए आप कि जो सैटेलाइट है, दिख रहा होगा सबको आप लोगों को फ़ोटो, तो ये सैटेलाइट का जो क्या बोलते हैं कि एरिया जो हम कवर कर रहे हैं, ये व्यू, ये एक स्टेशनरी है। तो अगर हम चाहते हैं, अगर हमारे इस जियोस्टेशनरी जो सैटेलाइट होते हैं, उनका ऑब्जेक्टिव एक पर्टिकुलर एरिया के लिए होता है, जैसे कम्युनिकेशन है, मतलब एक ही टाइम पर मतलब एक एक ही एरिया का कम्युनिकेशन उनको सँभालना है या मेटेरोलॉजिकल मतलब एटमॉस्फेयर मतलब वेदर से रिलेटेड कोई है, तो वो एक पर्टिकुलर एरिया है। तो हम चाहते हैं कि सैटेलाइट हमेशा मतलब जैसे मान लीजिए कि लखनऊ की इन्फॉर्मेशन तो हमेशा जो सैटेलाइट है, वो लखनऊ के ऊपर रहे। तो उसके लिए क्या ज़रूरी है कि अर्थ की जो रोटेशन स्पीड है और सैटेलाइट की स्पीड है, दोनों क्या रहें? सेम रहें। तभी तो वो दोनों एक साथ हमेशा जो उसका कैमरा है फॉर एग्ज़ाम्पल, वो हमेशा कैसे कैप्चर करेगा? जब हमारी अर्थ घूमने का और कैमरा घूमने की स्पीड एक सी रहे। तो इसके लिए क्या ज़रूरी है? अर्थ हमारी वेस्ट टू ईस्ट घूमती है, सबको पता है। तो अब इसलिए सैटेलाइट को भी वेस्ट टू ईस्ट घूमना पड़ेगा सो दैट सैटेलाइट किसी एक मतलब अगर लखनऊ का उसको फ़ोटो कैप्चर करना है, हमने ऐसा सैटेलाइट भेजा है जो सिर्फ़ लखनऊ की या मान लीजिए इंडियन सैटेलाइट अगर भेजा है, तो इंडिया ने अपने इंडियन एरिया को कवर करता रहे, ऐसे भेजा है सैटेलाइट, ठीक है? तो अब हमारा क्या हुआ वेस्ट टू ईस्ट सैटेलाइट रिवॉल्व करेगा क्योंकि ये जियो स्टेशनरी है। अब सॉरी शुरू से करते हैं, ऑल्टीट्यूड बात आ गई कि इस हाइट पे क्यों रखा गया ताकि इतनी दूर अगर बहुत पास में रहेगा, तो वो जल्दी-जल्दी घूमता रहेगा, ठीक है? और ये हमेशा इक्वेटर के आस-पास रहते हैं, ऑर्बिट इंक्लिनेशन 0 इंक्लिनेशन का मतलब होता है जो इक्वेटर है उससे वो कितना एंगल कोई जो ऑर्बिट है, सैटेलाइट की जो ऑर्बिट है, ऑर्बिट मतलब जो पाथ जो सैटेलाइट फॉलो कर रहा है। तो जब सैटेलाइट ऐसे-ऐसे अर्थ के अराउंड कर रहा है, तो ये इक्वेटर से क्या एंगल बना रहा है? 0 इक्वेटर के ही अराउंड मूव कर रहा है, तो उसका इंक्लिनेशन हुआ 0 पीरियड ऑफ ऑर्बिट क्यों 24 आवर होगी आप लोगों को तो पता है? जब हम जियोस्टेशनरी रख रहे हैं, तो अर्थ की रोटेशन की स्पीड क्या है 24 आवर। तो अगर हम चाहते हैं कि अर्थ की रोटेशन की स्पीड से सा सेम रहे, तो इसके भी जो एक ऑर्बिट मतलब एक चक्कर लगाने का टाइम होगा, वो होगा 24 घंटे। ठीक है? सबको समझ में आया कि 24 घंटे क्यों होंगे और वेस्ट टू ईस्ट क्यों घूमेगा? क्योंकि हमें उसको अर्थ से सेम रखना है। ठीक है ना? Global coverage requires several geostationary satellite in orbits at different latitude. क्यों? क्योंकि अब जैसे अब मैंने बताया कि इंडियन सैटेलाइट हमने भेजा, तो इंडियन सैटेलाइट तो हमेशा इंडिया के ऊपर रहेगा। ये वाला देखिए आप, ये अर्थ ऐसे-ऐसे रोटेट कर रही है और इंडियन सैटेलाइट हमेशा इंडिया के ऊपर रहेगा, लेकिन ऐसे हर कंट्री को अपनी ज़रूरत है। तो ऐसे डिफरेंट डिफरेंट कंट्री अपने-अपने सैटेलाइट को भेजते हैं अराउंड 36,000 किलोमीटर पर, ठीक है? तो इसीलिए जो है कि थोड़ा ये है ना जियोस्टेशनरी सैटेलाइट इन ऑर्बिट एट डिफरेंट लैटिट्यूड्स थोड़ा बहुत लैटिट्यूड में चेंज करके सब अपने-अपने ऑब्जेक्टिव जो-जो हैं उसके हिसाब से सारे लोग अपने भेजते हैं। ग्लोबल कवरेज रिक्वायर्स सेवरल अगर हमें पूरे अर्थ का डेटा चाहिए तो हमें कई जियोस्टेशनरी सैटेलाइट चाहिए क्योंकि एक सैटेलाइट एक ही एरिया पे फ़ोकस कर सकता है। गुड फॉर रिपिटिटिव ऑब्जर्वेशन, पुअर फॉर स्पेशली डिटेल्ड डेटा। रिपिटिटिव ऑब्जर्वेशन होता है कि किसी रिपिटिटिव मतलब रिपिटेशन, किसी भी चीज़ को रिपीट करना।
मतलब अगर हमें बार-बार कहीं का जैसे वेदर ही एक एग्ज़ाम्पल है, हमें बार-बार किसी जगह का डेटा कलेक्ट करना है तो उसके लिए बहुत अच्छा है क्योंकि ये सैटेलाइट हमेशा इस लोकेशन के ऊपर है। हमें कभी भी बार-बार ज़रूरत पड़ेगी हम इस सैटेलाइट से यूज़ कर सकते हैं। लेकिन पुअर फॉर स्पेशली डिटेल स्पेशली होता होता है ग्राउंड पे आप कितना क्लियर देख सकें। स्पेशियल रिज़ॉल्यूशन हम लोग आगे पढ़ेंगे कि मतलब आप 2 ऑब्जेक्ट को कितना क्लियर डिफरेंशिएट कर सकते हो। जैसे आप लोग अपने फ़ोन के कैमरे में जब फ़ोटो खींचते होगे, तो कई बार आप लोग देखते होगे उसको ज़ूम इन करो तो क्लियर नहीं होता है। तो मतलब कितना क्लियर 2 चीज़ों के बीच का डिटेल कितना क्लियर है, उसको स्पेशल रिज़ॉल्यूशन कहते हैं। तो क्योंकि ये सैटेलाइट बहुत डिस्टेंस पे है, 36,000 किलोमीटर पे है, तो कई बार जो हमें माइन्यूट डिटेल चाहिए, उसके लिए ये अच्छा नहीं है। ठीक है? उसके लिए क्या जैसे ग्राउंड और स्पेस की बात हुई थी कि उसके लिए ग्राउंड पे या एयरबोर्न या सैटेलाइट ही कुछ होते हैं जो पास में होते हैं। हमें 36,000 पे सिर्फ़ कौन-से ज़रूरी हैं? जो जियो स्टेशनरी हैं, जो हमें अर्थ की स्पीड से चाहिए, ठीक है? तो अच्छे क्यों हैं? अगर हमें किसी डेटा को बार-बार जानना है, किसी एक पर्टिकुलर एरिया के बारे में जानना है, तभी अच्छा है। लेकिन अगर हमें बहुत डिटेल इन्फॉर्मेशन चाहिए, तभी अच्छे नहीं हैं। लार्ज डिस्टॉर्शन एट हाई लैटीट्यूड क्योंकि ये बहुत हाई एल्टीट्यूड पे है, तो कई बार इससे जो डेटा कलेक्ट होता है वो डिस्टॉर्ट होता है। डिस्टॉर्ट समझ रहे हैं ना? वो बहुत क्लियर नहीं होता है। वेस्ट टू ईस्ट ऑर्बिट करेगा क्योंकि हमारी अर्थ भी वेस्ट टू ईस्ट है, तो अगर हमें वो अर्थ से साइमल्टेनियसली डेटा चाहिए, सेम स्पीड से चाहिए, तो हमें सिंपली जैसे-जैसे अर्थ रिवॉल्व कर रही है, जिस स्पीड से अर्थ रिवॉल्व कर रही है, जिस डायरेक्शन में कर रही है और हमने उसको इक्वेटर के बराबर पे ऑर्बिट में लगा दिया, ठीक है? मेनली यूज्ड फॉर कम्युनिकेशन एंड मेट्रोलॉजिकल एप्लीकेशन जैसे मैंने बोला कि वेदर, ठीक है? तो इंडियन जो जियो स्टेशनरी है, वो जीसैट, इनसैट सीरीज़ है जो आगे हम लोग रिमोट सेंसिंग में पढ़ेंगे इंडियन सैटेलाइट। इनसैट सीरीज़ के जो जितने भी सैटेलाइट हैं, वो जियो स्टेशनरी है, ठीक है? आगे आप लोग सारे इनसैट के जो कौन-कौन से अभी तक सैटेलाइट गए हैं उसका रिज़ॉल्यूशन क्या है, कब लॉन्च हुए, वो सारे क्वेश्चन आते भी हैं अगर आप लोगों ने देखा हो। तो जो इनसाइट सीरीज़ के हैं वो जियो स्टेशनरी हैं और जो आईआरएस सीरीज़ के हैं वो सारे पोलर ऑर्बिट और सिंक्रोनस है, जो भी आगे पढ़ेंगे वो आएँगे। तो आपको राइट साइड में एक फ़ोटो दिख रही होगी, दिख रहा है? तो आप ये समझिए कि मेटेओसेट, इलकैट्रो, जीएमएस ये सारे आप लोगों को दिख रहे हैं? तो ये एक-एक सैटेलाइट है। तो जब ये सैटेलाइट ये जो आपको सर्कल दिख रहे होंगे ये है सैटेलाइट का कवरेज एरिया मतलब एक सैटेलाइट हमेशा एक पर है और अर्थ घूम रही है, तो वो हमेशा अर्थ के साथ-साथ है। अर्थ भी घूम रही है तो क्या होगा कि एक ही एरिया में वो कवर करते रहेंगे। तो इस तरह से कई जियोस्टेशनरी सैटेलाइट है उनका ऐसे कवरेज रहता है जैसे आप लोग देख रहे हो, ठीक है? अब ये नेक्स्ट एक वीडियो है वो आप लोगों को समझेगा कि किस तरह से है। अरे! ये प्ले नहीं हो रहा है। ये तो प्ले नहीं हो रहा है, ये एक वीडियो है इसमें इस तरह से आप लोगों को दिख रहा होगा ना जैसे ये अर्थ है, इसका ये व्यू है। दिख रहा है ना आप लोगों को? तो ये अभी तो ये तो एक वीडियो था जो प्ले नहीं हो पा रहा है। तो ये देखिए, ये इक्वेटर के ऐसे-ऐसे चल रहा है, तो इस जैसे ही अर्थ घूमेगी, अर्थ के साथ-साथ ये घूम रहा है ना? तो अर्थ के साथ-साथ घूम रहा है, तो इसका जो पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट है, वो हमेशा एक सा रहेगा। पिछले वाला क्लियर हो गया आप लोगों को? जियोस्टेशनरी समझा? किस हाइट पर है? उसका रोटेशन स्पीड 24 आवर क्यों है? किस तरह के पर्पज़ के लिए यूज़ हुआ? ठीक है? ये कुछ टेक्निकल इश्यू है इसकी वजह से वीडियो प्ले नहीं कर रहा है। बट आप लोगों को आई होप ये समझ गया होगा कि ये ऑर्बिट है, ये जो व्हाइट कलर का दिख रहा है ये ऑर्बिट है, ठीक है? ये सैटेलाइट है और इसका जो ये लाइटिंग दिख रही है मतलब कि किस एरिया को कवर कर रहा है। तो जैसे-जैसे अर्थ घूमेगी, ठीक है? तो नेक्स्ट आते हैं सन एक हो गया जियोस्टेशनरी दूसरा क्या था? सनस्क्रोनस। सनसिंक्रोनस मतलब जियोस्टेशनरी का मतलब जो अर्थ के रेफ़रेंस में हमेशा एक सा रहे। सन सिंक्रोनस मतलब हम अगर सन के रेफ़रेंस में देखें, तो वो हमेशा सैटेलाइट एक जगह रहे। जैसे हमने बोला कि जियोस्टेशनरी कि हमें एक एरिया में हमेशा सैटेलाइट से डेटा चाहिए। तो सन सिंक्रोनस का मतलब होता है कि अगर कोई डेटा हमें 10:30 बजे सैटेलाइट दे रहा है, तो कल भी 10:30 बजे या कल भी उसी टाइम पर हमें वो सैटेलाइट वहाँ पर चाहिए। सन सिंक्रोनस का मतलब कि जैसे-जैसे सन का मूवमेंट हो रहा है, हमें सन के मूवमेंट से उसको स्टेशनरी चाहिए। मतलब हमें सन के मूवमेंट की तरह उस सैटेलाइट का मूवमेंट चाहिए। अभी क्या था कि वो जैसे-जैसे अर्थ रोटेट कर रही है, हमें अर्थ के साथ-साथ सैटेलाइट चाहिए था।
ठीक है? तो अब ये जो सन सिंक्रोनस होते हैं, वो क्या होते हैं? पोलर ऑर्बिट होते हैं। ये आप लोग देख सकते हो कि इसकी जो ऑर्बिट है, अर्थ की रोटेशन ये है वेस्ट टू ईस्ट, और जो सैटेलाइट है वो पोलर ऑर्बिट है, फ्रॉम नॉर्थ टू साउथ रोटेट कर रहा है। समझे आप लोग? समझे? जैसे ये अर्थ है, तो पहले वाला इस तरह से रोटेट कर रहा था, ये वाला इस तरह से रोटेट कर रहा है, नॉर्थ टू साउथ, नॉर्थ टू साउथ। तो इसका क्या हुआ? इसका एल्टीट्यूड 7 टू 800 होता है। ये लो एल्टीट्यूड सैटेलाइट है। क्यों? क्योंकि इससे हमें ज़्यादा इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करनी है। तो वो इतनी हाइट पे क्यों रखा गया था? क्योंकि हमें उसकी स्पीड अर्थ से मैच करनी थी। अगर हम बहुत पास से रख देते तो बहुत पास जल्दी-जल्दी वो एक चक्कर कर लेता। तो इसकी जो अर्थ सरफेस से हाइट है वो कम है, 700 टू 800 किलोमीटर, ठीक है? इंक्लिनेशन मतलब जो इक्वेटर है, उससे इसकी हाइट कितनी है? ये देखो, जैसे ये अर्थ है, तो ये इक्वेटर है, दिख रहा है आप लोगों को? इक्वेट मैम फिर ये डिफरेंट लोकेशन का लेता है डेटा बट सेम टाइम पर। हाँ, अभी ये हम आपको समझाएँगे, ये राइट वाला जो इमेज है ना, इसमें हम समझाएँगे। तो ये जैसे ये अर्थ का रोटेशन इधर हो रहा है, ठीक है? इस डायरेक्शन में हो रहा है रोटेशन। अब ये क्या कर रहा है? ये ऐसे-ऐसे घूम रहा है, ठीक है? तो आप ये इमेजिन करो कि ये ऐसे-ऐसे घूम रहा है और अर्थ भी ऐसे-ऐसे घूम रही है। मतलब ये जो कलेक्ट कर रहा है डेटा, इन टाइप्स ऑफ बेल्ट कलेक्ट कर रहा है। मतलब अर्थ ऐसे-ऐसे घूम रही है और ये इस तरह से रोटेट कर रहा है, तो अलग-अलग टाइम पे ये पूरे एरिया को कवर कर रहा है। मतलब आप देखो ना, ऐसे-ऐसे कर रहा है, ये ऐसे इस तरह से रोटेट कर रहा है, अर्थ वेस्ट टू ईस्ट। तो एक ऐसा है कि पूरा ये जब एक चक्कर, कई चक्कर लगा रहा है, तो कई चक्कर में ये पूरे अर्थ को कवर कर रहा है। समझे? तो ये जो इसका एक चक्कर है, जो जियोस्टेशनरी है, उसका एक चक्कर कितने में होता है? जैसे ये जो सॉरी, ये अर्थ है ना? तो जब हम जियोस्टेशनरी सैटेलाइट घुमा रहे हैं, तो उसकी ऑर्बिट एक कितने में पूरी हो रही है? 24 आवर, मतलब 1 दिन में, क्योंकि वो हमें अर्थ से बराबर चाहिए। लेकिन ये बहुत पास है, इसका क्या होता है? 90 मिनट। ये जो है, ये जो एक ऑर्बिट, मतलब नॉर्थ पोल से अगर मान लो सैटेलाइट स्टार्ट हुआ, तो और पूरा उसका एक चक्कर करने में इसको 90 मिनट लगे। तो इसको कहेंगे सन सिंक्रोनस और नियर पोलर, नियर सर्कुलर। अच्छा, इसका जो ऑर्बिट है वो ऑलमोस्ट सर्कुलर शेप है, इसलिए भी इसको नियर सर्कुलर, मतलब एग्ज़ैक्टली सर्कुलर नहीं, जो इसकी ऑर्बिट है, ऑर्बिट मतलब जो पाथ सैटेलाइट फॉलो कर रहा है, मैम ये फिर डिफरेंट लोकेशन का लेता है डेटा बट सेम टाइम पे। इसको मैं समझाऊँगी। जैसे जब ये फॉलो कर रहा है, तो हम कैसे कह सकते हैं सन सिंक्रोनस, मतलब एक लोकेशन पे वो एग्ज़ैक्टली उस पर्टिकुलर टाइम पे क्रॉस करेगा। तो जब इक्वेटर पे जो है, तो 10:30 लोकल टाइम आप लोग समझते होंगे ना, कि जैसे इंडिया में अभी जीएमटी प्लस 5:30 है, जापान में हमसे आगे चल रहा होगा, या यूएस में 12 घंटे का फ़र्क है। मतलब इक्वेटर पे जब 10:30 बज रहा है, तो ये हर दिन 10:30 बजे इक्वेटर के पास निकलता है। यहाँ का कुछ और टाइम होगा, इंडिया से निकलने का कोई और टाइम होगा। तो इसका टाइम फिक्स है कि ये इस टाइम। अच्छा, आप लोगों ने परमाणु मूवी देखी है? कितने लोगों ने देखी है? आई होप कुछ लोगों ने देखी होगी। तो उसमें एक सीन होता है कि वो लोग सिक्योरिटी का कुछ करते हैं, ट्रक वगैरह अपना सिक्योरिटी, देखा होगा ना? तो वो लोग उसमें कहते हैं कि इस पर्टिकुलर टाइम पे सैटेलाइट आके कैप्चर करेगा, तो अगर सैटेलाइट की इमेज में उसमें कुछ डिस्टर्बेंस आया, तो हमें पता चल जाएगा कि किस तरह से, मतलब यहाँ पे हम लोग कुछ कर रहे हैं, होगा। तो उसका क्या मतलब कि वो वाला जो सैटेलाइट था वो सन सिंक्रोनस था, मतलब उन्हें पता था कि इस लोकेशन पर वो सैटेलाइट कितने बजे आएगा। समझ रहे हो आप लोग? तो वो जो डेटा कलेक्ट कर रहा है, वो डेली उस वक़्त कलेक्ट कर रहा है। तो जैसे वो एंटायर ग्लोब का कवरेज है, ठीक है ना? तो एक पर्टिकुलर टाइम, हर जगह का एक पर्टिकुलर टाइम है कि इस टाइम पर ये सैटेलाइट यहाँ से पास करेगा स्पेस में, और ये डेटा कलेक्ट करेगा। सो दैट इज़ द डिफरेंस बिटवीन जियोस्टेशनरी एंड सन सिंक्रोनस। सन सिंक्रोनस में क्या है कि एक लार्ज एरिया कवर कर रहा है, क्योंकि ये बहुत नीचे है। जैसे उस पर्टिकुलर परमाणु मूवी में दिखा, अगर वो सैटेलाइट 36,000 किलोमीटर पे होता, तो इतना डिटेल्ड इन्फॉर्मेशन नहीं ले सकता। इसलिए जो सैटेलाइट मैपिंग के लिए, फ़ोटो के लिए, या जैसे कोई सर्वे है एग्रीकल्चर का, मॉनिटरिंग बेसिकली, जब पर्पज़ मॉनिटरिंग है, सिक्योरिटी है, तब ये वाले सैटेलाइट यूज़ करते हैं, क्योंकि इनका एल्टीट्यूड बहुत कम होता है। ठीक है?
लेकिन अब ऐसा कहा जाए तब तो फिर सिक्योरिटी का दिक्कत हो जाएगी, लेकिन ऐसा भी नहीं है। बहुत सारे सैटेलाइट होते हैं, डिफरेंट डिफरेंट पर्पज़ के होते हैं, प्लस जियो स्टेशनरी भी है। तो जो मूवी में दिखाया वो एग्ज़ैक्टली सही चीज़ दिखाई है कि एक पर्टिकुलर टाइम पे सैटेलाइट हर दिन का डेटा कलेक्ट कर रहा है और उन लोगों ने ये देखा कि अरे इस टाइम पे निकलता है, उस दिन टाइम तक हम सही कर देते हैं, तो सैटेलाइट में कुछ भी एबनॉर्मल चीज़ नहीं आएगी, ठीक है? तो सैटेलाइट सन सिंक्रो से आपको समझ में आया कि एल्टीट्यूड में क्या फ़र्क है? 7 टू 800 किलोमीटर है, ऑर्बिट इंक्लिनेशन मतलब ये जो अ, सॉरी, ये जो इक्वेटर है ना, सॉरी, ये ये देखो, ये क्या हुआ? नेक्स्ट वाले इसमें देखो, ये आप लोगों को दिख रहा है? ये वीडियो तो चलेगा नहीं। ये इक्वेटर है, ठीक है? तो इक्वेटर से जो एंगल बना उसको कहेंगे इंक्लिनेशन, मतलब 90 एंगल से थोड़ा ज़्यादा, थोड़ा इंक्लाइंड है। एग्ज़ैक्टली नॉर्थ साउथ में इसका पोल डेटा देता है, जैसे रूट्स बन हुए हैं। नहीं, ये फुल डेटा एक ये जैसे आपको इस फ़ोटो में एक बैंड दिख रहा है, तो इस एरिया का उसने 90 मिनट में डेटा दिया, ठीक है? क्योंकि ये एक उसने जो मतलब रोटेशन किया, एक ऑर्बिट कंप्लीट की, वो 90 मिनट की है। तो दिन में ऐसे इसको 14 ऑलमोस्ट चक्कर लगाने पड़ते हैं पूरे अर्थ का डेटा कलेक्ट करने के लिए। 90 मिनट में उसने एक एक ये जैसे एक पट्टी है, इसको कलेक्ट किया। लेकिन अब जैसे अर्थ थोड़ी-सी घूम गई, तो फिर ये एक रोटेशन किया, तो फिर उसने दूसरी पट्टी का, ये देखो, जैसे ये अर्थ ये थोड़ा इंक्लाइंड है, तो एक बार में ये जो डेटा है, ये कवर किया, फिर दूसरे 90 मिनट में ये कवर किया, तीसरे 90 मिनट में ये कवर किया। तो ठीक है ना? तो ऐसे 90 मिनट में उसको कई चक्कर लगाने पड़ रहे हैं। 14 चक्कर में उसका पूरा एक अर्थ कंप्लीट, मतलब पूरी अर्थ का एक दिन में 90 मिनट में उसने कहा एक ऑर्बिट कंप्लीट हो रही है, ना कि पूरी अर्थ। ऑर्बिट का जो ऑर्बिट पीरियड का मतलब होता है सैटेलाइट को एक अपना पूरा ऑर्बिट कंप्लीट करने में जो लगने वाला टाइम है। जियोस्टेशनरी में वो 24 घंटे है क्योंकि वो अर्थ के साथ चल रहा है। इसमें 90 मिनट क्योंकि ये बहुत पास में है तो जल्दी-जल्दी रोटेट कर रहा है, ठीक है? इक्वेटर पे डेली साढ़े 7 सॉरी साढ़े 10 बजे इसका लोकल टाइम है और सैटेलाइट ऑर्बिटल प्लेन इज़ नियर पोलर ठीक है? Satellite orbital plane is near polar and the altitude such that satellite pass each place at the local sun time, मतलब लोकल एक पर्टिकुलर टाइम है, उस पर ये हमेशा पास करे, ओके? आप लोगों को समझ में आ गया? तो इसके एग्ज़ाम्पल है लैंडसैट, स्पॉट, नोआ, आईआरएस। ये लोकल टाइम किसी रेफ़रेंस में है? लोकल टाइम बेटा जैसे इंडिया का लोकल टाइम जीएमटी आप लोगों ने सुना होगा, तो हर जगह का लोकल टाइम मतलब जीएमटी से साढ़े 5 ग्रीनविच मीन लोकल टाइम रेफरेंस मतलब उस जगह के रेफरेंस में कि जैसे इंडिया में अभी कितना टाइम हो रहा है, ठीक है ना? तो इक्वेटर पे जैसे फॉर कोई कंट्री है, इक्वेटर पे एक लोकेशन है, तो उस जगह जब 10:30 बज रहा हो, ना कि इंडिया में जब 10:30 बज रहा हो, तो लोकल का टाइम मतलब उस जगह पे 10:30 बजना हो, इक्वेटर पे 10:30 बजना चाहिए उस पर्टिकुलर पॉइंट पे, ठीक है? और इंडिया में अगर कोई टाइम होगा एग्ज़ैक्टली मुझे नहीं पता है अभी या शायद इस तरह से नहीं मेंशन होता है, इक्वेटर पे 10:30 है, तो उस पर्टिकुलर जैसे लोकल टाइम जैसे परमाणु वाले केस में अगर उन्होंने 10 बजे तो वो जब उस पर्टिकुलर लोकेशन पे 10 पीएम हो रहा होगा, ठीक है ना? लोकल का मतलब उस जगह पे जितना टाइम हो रहा है, हर जगह का टाइम अलग-अलग है, हर कंट्री का ग्रीनविच के हिसाब से। तो इसके ये कौन से पर्पज़ के लिए यूज़ होता है? मॉनिटरिंग के लिए, सिक्योरिटी पर्पज़ के लिए और जब हमें ग्लोबल कवरेज चाहिए, तो ग्लोबल कवरेज तो बहुत सारी चीज़ों का हो सकता है ना कि क्या लैंड में चेंज हो सकते हैं, जब हम ब्रॉड व्यू देखना चाहते हैं, ठीक है? ये वाला देखो, इस तरह से रोटेट करेगा तो इस तरह से ये प्लेन ही हो रहा है। तो ये देखो, ये दोनों ऑर्बिट आप लोगों को समझ में आ रही हैं। जब ये पोलर ऑर्बिट है तो वो सन सिंक्रोनस है और जब वो इक्वेटर के आस-पास है तो उसको कहेंगे जियोस्टेशनरी, ठीक है? मैं सारी चीज़ें फिर से रिपीट कर दे रही हूँ क्योंकि बहुत सारा एक साथ इन्फॉर्मेशन हो गया है। तो 2 तरह के सैटेलाइट थे, 2 तरह के सैटेलाइट हमने बेस्ड ऑन ऑर्बिट, ठीक है? एक हुई इक्वेटर के आस-पास ऑर्बिट, दूसरा किस तरह से रोटेशन, ठीक है? सॉरी रोटेशन या ऑर्बिट एक ही थी, किस तरह से रोटेट कर रहा है, ऑल्टीट्यूड बहुत इम्पोर्टेंट है। ये चीज़ हमेशा आप याद रखिए कि हाई ऑल्टीट्यूड मतलब वो जियोस्टेशनरी होगा, मतलब जितना ऊपर होगा इसका मतलब इतनी हाइट रखी गई है ताकि वो अर्थ की स्पीड से मैच कर सके
और लो लाइंग है, इसका मतलब वो कौन-सा है? सन सिंक्रोनस पोलर ऑर्बिट है, उसकी ऑर्बिट का टाइम कम होगा। तो एक क्वेश्चन आया था, आपको दिखाती हूँ। अ, रिस इसका था, ये वाला क्वेश्चन आप लोगों को दिख रहा है? रिमोट सेंसिंग सैटेलाइट सच एज़ रिसोर्स सेट आर यूजुअली प्लेस्ड इन पोलर, कौन-सी? लो अर्थ पोलर ऑर्बिट, सन सिंक्रोनस और जियो सन सिंक्रोनस। तो जो आप देख रहे हो कि अगर आपको मान लो, इसका तो आपको सारे अभी सारे सैटेलाइट आप लोग पढ़ोगे कि कौन-सा सेंसर यूज़ होता है, कौन-सा रिज़ॉल्यूशन, अगर लेकिन आपको ये सब नहीं भी पता है, लेकिन अगर आपको ये बेसिक कॉन्सेप्ट पता है कि लो कौन से होंगे, लो लाइन मतलब लो हाल्ट ऑल्टीट्यूड के कौन से होंगे और हाई एल्टीट्यूड के कौन से होंगे, क्योंकि पर्पस डिफरेंट है, तो ये आप ये क्वेश्चन कर लोगे। तो आप सारे लोग मेरे को बताओ कि इसमें कौन-सा ऑप्शन हो सकता है? लो अर्थ पोलर ऑर्बिट, सन सिंक्रोनस, जियो सिंक्रोनस। अब सेकंड एंड थर्ड मतलब सन और जियो दोनों हो एक साथ, या फिर फर्स्ट एंड सेकंड लो और सन हो, फर्स्ट एंड थर्ड लो भी हो और जियो से भी मतलब जियो सिंक्रोनस और जियो स्टेशनरी में फ़र्क ये है कि जियो स्टेशनरी एग्ज़ैक्टली 0 पर होता है। मतलब हमेशा एग्ज़ैक्टली 0 डिग्री इक्वेटर पे होगा, और जो जियो सिंक्रोनस होते हैं वो थोड़े से टिल्टेड हो सकते हैं, 0 से थोड़े से मतलब एंगल पे हो सकते हैं। लेकिन उनका कॉन्सेप्ट वही है, 24 आवर है, और उनकी स्पीड अर्थ से रोटेशन से सेम है। तो आप लोग मुझे बताओ, या फर्स्ट, सेकंड, थर्ड तीनों चीज़ें पॉसिबल हैं। आप लोग मुझे बताओ कि इसका आंसर क्या हो सकता है? फिर मैं और एक्सप्लेन करूँगी। बी, फर्स्ट एंड सेकंड। हाँ, सारे लोग बता दो। वेरी गुड। एग्ज़ैक्टली। अब आई होप आप लोगों को, अब सब लोगों को समझ में आ गया कि अगर आप लोगों को एग्ज़ैक्टली पता भी नहीं है कि कौन-सा सैटेलाइट किस पर्पज़ से है, लेकिन आपको लोगों को सबको समझ में आ गया कि सैटेलाइट का पर्पज़ क्या होगा, और अगर सैटेलाइट सन के बराबर स्पीड मतलब सन के रेफ़रेंस में सेम है, तो वो किस हाइट पे होगा, और अगर हमें अर्थ से देखना है कि अर्थ के 24 घंटे के रोटेशन में होगा, तो वो हाई ऑल्टीट्यूड पे होगा। ठीक है? तो ये पहला क्वेश्चन भी दिसंबर 2013 वाला जो आप पहले बताओ, एन इक्वेटोरियल वेस्ट टू ईस्ट रिमोट सेंसिंग सैटेलाइट ऑर्बिटिंग द अर्थ 36,000 किलोमीटर इज़ कॉल्ड, क्या बोलेंगे इसको? हाँ, इसका भी आंसर बी ही है। इसका भी आंसर बी है। हाँ, जियो स्टेशनरी। तो आप सारे लोगों से थर्ड थर्ड भी कर लेते हैं, रिमोट सेंसिंग सैटेलाइट फॉर अर्थ और ऑब्जर्वेशन। मतलब अब अर्थ ऑब्जर्वेशन आ गया, मतलब बड़े लेवल पे हमें पूरी अर्थ को कवर करना है। तो पूरी अर्थ कौन-सा कवर करता है? जियो सिंक्रोनस तो बेटा सिर्फ़ इक्वेटर के आस-पास है, पूरी अर्थ को कर रहा है, लेकिन सन सिंक्रोनस इसका है। हाँ, इसका है सन सिंक्रोनस, ठीक है? इलिप्टिक ऑर्बिट मतलब एक पर्टिकुलर ऑर्बिट में है, इक्वेटोरियल ऑर्बिट में भी पूरा एक बार में पूरा अर्थ नहीं कवर कर सकता है, लेकिन जो सन सिंक्रोनस होते हैं, वो ग्लोबल कवरेज देते हैं। जो भी जियो से स्टेशनरी रहेंगे, उनका एरिया एक जगह होगा, क्योंकि वो सन से बराबर चल रहे हैं। सन की स्पीड सॉरी अर्थ की स्पीड से बराबर चल रहे हैं। तो अगर अर्थ की स्पीड से बराबर रोटेट करेंगे, तो एक पर्टिकुलर एरिया ही देख पाएँगे वो। लेकिन जब सन सिंक्रोनस होंगे, तब वो पूरी अर्थ को कवर कर पाएँगे, ठीक है? तो इस सैटेलाइट वाले जो से है, इस तरह के क्वेश्चन आते हैं। अगर पहले तो आप लोग जब आगे पढ़ोगे, तो आप लोग देखोगे कौन-सा किस पर्पज़ से है, तो आप लोग समझ जाओगे। लेकिन अगर इस तरह का क्वेश्चन आ गया, तो भी आप लोग इसको कर सकते हो, ठीक है? तो अब हम लोग वापस आते हैं, कहाँ पर थे हम? ये वाला आप लोगों ने समझ लिया, ठीक है? दोनों ऑर्बिट आप लोगों को इसमें समझ में आ गई होंगी। फिर से मैं आई होप सब लोगों को क्लियर हो गया है, आप लोगों ने सबने सही आंसर दिए हैं। तो अब आगे बढ़ा जाए, या कोई अभी क्वेरी हो तो आप लोग बताइए? जल्दी तो नहीं हो रहा है, ठीक है? समझ में आ रहा है आप लोगों को? ठीक है। लार्ज डिस्टॉर्शन का मतलब है कि जब हम बहुत हाइट से कोई डेटा कैप्चर कर रहे हैं, मतलब अगर इसमें अभी हम समझे सैटेलाइट जैसे मैप या इमेज, तो क्योंकि वो इतनी हाइट से है ना, तो कई बार चीज़ें क्लियर नहीं है। उसका जो रिज़ॉल्यूशन है, क्योंकि उसका हमारा पर्पस डिफरेंट है। हमारा उसका पर्पस वेदर का डेटा कलेक्ट करना होगा, या फिर हमारा उसका पर्पस जैसे कम्युनिकेशन है कि सिर्फ़ सिग्नल आए, उसको सिग्नल को हमें फिर से ट्रांसमिट करना है। तो उसका ऑब्जेक्टिव हमारे दूसरे हैं। लेकिन जब हमें
क्लियर इमेज चाहिए होगी कि जैसे वही परमाणु वाला एग्ज़ाम्पल कि कहाँ पे कितना डिफरेंस हो सकता है, तो इतनी हाइट से इतना क्लियर इमेज पॉसिबल नहीं होता है। डिस्टॉर्शन का मतलब होता है खराब होना, डिस्टॉर्शन का मतलब होता है कोई चीज़ खराब हो जाना, मतलब पिक्चर डिस्टॉर्ट हो गई है हमारी। आपने फ़ोटो खींची कोई फ़ोन से और वो अच्छे से मतलब हिल गई, या फिर आपका रिज़ॉल्यूशन कैमरा की क्वालिटी अच्छी नहीं है, तो जब आप उसको ऐसे ज़ूम इन कर रहे हो तो उसका क्लियर नहीं हो पाया, तो मतलब लार्ज डिस्टॉर्शन हो गया, ठीक है ना? क्वेश्चन भी आप लोगों ने देख लिया कि किस तरह से आएँगे? तो प्लेटफ़ॉर्म अब देख लिया, अब नेक्स्ट आता है सेंसर, ठीक है? तो सेंसर हम किस तरह से क्लासिफ़ाई करते हैं? तो या तो हम सेंसर को इस तरह से कि एनर्जी सोर्स किस तरह का है, जो हमने बोला भी, अभी हमने सीखा था पहली दूसरी स्लाइड में कि सन से एनर्जी आ रही थी, तो एक्टिव सेंसर और पैसिव सेंसर। एक्टिव सेंसर का मतलब है, सॉरी पहले पैसिव पढ़ते हैं, कि जो सन है, उसकी एनर्जी जो है पैसिव मतलब इतना पता होगा ना, एक्टिव रहो, पैसिव रहो, मतलब एक्टिवली कोई काम करना, पैसिव मतलब कि अपने आप एनर्जी आ रही है, उसको सेंसर डिटेक्ट कर रहा है। पैसिवली सेंसर अपना काम कर रहा है, रिसीव सोलर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक एनर्जी रिफ्लेक्टेड फ्रॉम सरफेस और एनर्जी इमिटेड फ्रॉम सरफेस, ठीक है? या तो रिफ्लेक्ट हो रही है या फिर इमिट हो रही है। इमिट का मतलब कोई एनर्जी पड़ी, लाइट पड़ी, उसने फिर वापस इमिट किया, ठीक है? तो सेंसर को हम किस-किस तरह से बाँट सकते हैं कि जो एनर्जी सोर्स है उसके बेसिस पे, एक्टिव सेंसर और पैसिव सेंसर। जब हम सोलर एनर्जी को यूज़ कर रहे हैं तो उसको हम कहेंगे पैसिव रिमोट सेंसिंग या पैसिव। स्लाइड शो नहीं हो रहा है आप लोगों को? अभी? अभी तक सारी स्लाइड शो हो रही थी आप लोगों को? नहीं हो रहा है, 1 सेकंड। ये वाली स्लाइड शो हो रही है जिसमें अर्थ है और रोटेशन दिख रहा है? दिख रहा है ना? हुँ। अब सेंसर एंड इट्स टाइप 10, हाँ, 11 अब मैंने किया। दिख रहा है ना अब 11 सेंसर एंड इट्स टाइप? ठीक है। आयशी आपको नहीं दिख रहा है? खदीजा आपको दिखा? आस्था आपको दिखा? फरहाद को नहीं दिखा? अंकिता को भी नहीं दिखा। अच्छा, आप लोगों के पास पीडीएफ है सबके पास ना? कुछ लोगों को दिख रहा है? कुछ लोगों को तो दिख रहा है ना? आप लोगों को सर ने पीडीएफ शेयर किया था ना कल? हाँ, तो उसमें आप देखिए इसी प्रेज़ेंटेशन का है। आप लोग उसको खोल सकते हैं, 11th स्लाइड है। हाँ, पीडीएफ में आप लोग देख लीजिए, और जिन लोगों को अगर स्लाइड विज़िबल है, अर्थ श श 11th में अर्थ शोइंग पोलर ऑर्बिट नहीं, इसमें 11th में सेंसर एंड इट्स टाइप है। मैं भी एक बार पीडीएफ चेक कर ले रही हूँ, जो सर ने आप लोगों को सबको भेजा था। आप लोग सब लोग पीडीएफ तो एक्सेस कर पा रहे होंगे ना? पीडीएफ देखिए आप लोग, ठीक है? हाँ, ठीक है, पढ़ें फिर? 20 मिनट रह गए हैं, अभी 4-5 स्लाइड बची हैं। तो पीडीएफ में आप लोग देख लीजिएगा, स्लाइड में भी बहुत ज़्यादा ऐसा स्पेशल कुछ नहीं है, वही पीडीएफ स्लाइड का ही पीडीएफ है। तो एक्टिव सेंसर और पैसिव सेंसर में क्या डिफरेंस है? जब हम लाइट सोर्स जो सन है, उसको हम यूज़ कर रहे हैं, तो वो पैसिव सेंसर है। तो इसमें क्या है, जो सोलर ईएमएस मतलब इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम है, उसके डिफरेंट पार्ट जो यूज़ कर रहे हैं। कोई सेंसर मतलब माइक्रोवेव यूज़ कर रहा है, कोई सेंसर ऑप्टिकल रेंज, विज़िबल रेंज यूज़ कर रहा है। तो जब हम सोलर एनर्जी को यूज़ कर रहे हैं टारगेट को इल्यूमिनेट करने के लिए, और वही एनर्जी जो सन से आ रही है और वो सेंसर के पास जा रही है, तो उसको कहेंगे हम पैसिव सेंसर, ठीक है? इसके एग्ज़ाम्पल है नीचे। दूसरा हो गया एक्टिव सेंसर। जब सेंसर use their own source of energy to illuminate earth surface and a part of it is reflected and received to gather information। मतलब जो फ्लैश वाला एग्जांपल हमने दिया था कि जब नेचुरल लाइट में हमने फोटो खींची तो वो पैसिव फोटोग्राफी कह सकते हैं। एक्टिव क्या हुई, हमने अपने खुद के कैमरे से, अपने फोन के कैमरे से हमने एक लाइट डाली आपके फेस, मतलब जिस चीज की भी आप फोटो ले रहे हो, फेस की या किसी चीज की, तो जो सेंसर है वही लाइट सोर्स का काम कर रहा है। कैमरा ही लाइट सोर्स का काम कर रहा था फ्लैश के रूप में, तो वो हो गया एक्टिव सेंसर। मतलब जो एक्टिव सेंसर होते हैं वो क्या करते हैं, वो पहले इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन भेजेंगे,
जिस टारगेट का, जिस जगह का, एरिया का मतलब टारगेट तो आप लोगों को समझ में आ गया होगा ना, ऑब्जेक्ट, एरिया और फिनोमेना। तो अगर मैं टारगेट बोल रही हूँ तो आप समझ लीजिए वो सारी चीज़ है, ठीक है? तो जब हम टारगेट पे एक्टिव सेंसर ने क्या किया कि उसके पास दोनों चीज़ों की कैपेबिलिटी है, सेंड करने की भी और रिसीव करने की भी। तो उन्होंने अपनी सोर्स ऑफ एनर्जी वो बना सेंसर। जब एक्टिव सेंसर ने एक पर्टिकुलर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव भेजी और उसके बाद टारगेट से वो रिफ्लेक्ट हुई या स्कैटर हुई और वापस से सेंसर ने उसको कलेक्ट किया, तब क्या कहेंगे उसको? एक्टिव सेंसर। रडार और लिडार। रडार आप सब लोगों ने सुना है? मुझे कोई रडार का फुल फॉर्म बता सकता है? कोई मुझे रडार का फुल फॉर्म बताएगा? सुना है आप लोगों ने एयरपोर्ट वगैरह कभी देखा हो या सुना होगा, रडार बहुत कॉमन वर्ड है। नहीं बताएगा? कोई नहीं बताएगा? रेडियो डिटेक्शन एंड रेंजिंग, हाँ गुड। लिडार का बता सकते हैं? वेरी गुड। लिडार का भी सिमिलर सही है। रडार में रेडियो है और लिडार में क्या है? लाइट। वेरी गुड श्वेता, वेरी गुड काजल। हाँ, लाइट एग्ज़ैक्टली। तो रडार का मतलब क्या हुआ, जो सोर्स है, सेंसर है, वेरी गुड श्रेया, वेरी गुड। तो जो सेंसर है उसने क्या हुआ, रेडियो वेव्स को सेंस मतलब वो जो सेंसर है वो रेडियो वेव्स के लिए पर्टिकुलर है। तो उसमें क्या हुआ कि उस सेंसर ने ही भेजा और उस सेंसर ने ही कलेक्ट किया। लेकिन जब हम फ़ोटो का एग्ज़ाम्पल आप लोग सब आई थिंक सबको समझ में आ गया होगा एक्टिव और पैसिव कि जब हम नेचुरल लाइट में फ़ोटो खींच रहे हैं, वो हो गया पैसिव रिमोट सेंसिंग और हमने अपने ही फ़ोन को, अपने ही कैमरे को फ्लैश की तरह यूज़ किया, लाइट पड़ी, रिफ्लेक्ट हुई, कैमरे में रिकॉर्ड हो गई आपकी फ़ोटो, वो हो गई एक्टिव। तो एक्टिव सेंसर और पैसिव सेंसर सबको समझ में आ गया? ठीक है? अब दूसरी तरह से हम सेंसर को कैसे किसी भी चीज़ के क्लासिफ़िकेशन के बहुत तरह-तरह के तरीके होते हैं। तो एक क्लासिफ़िकेशन का तरीका हो गया सोर्स ऑफ एनर्जी, दूसरा हो गया कि वो किस पर्टिकुलर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन को रिसीव कर रहा है, ठीक है? तो ऑप्टिकल, रडार या लिडार मतलब अगर सेंसर ऑप्टिकल रीज़न जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम है, अभी हम लोग पढ़ेंगे, आप लोग परेशान मत होइए अगर आप लोगों ने अच्छे से इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम नहीं समझ रहा होगा। तो ऑप्टिकल मतलब विज़िबल रेंज, विबग्योर सबको पता होगा, ठीक है? और इंफ्रारेड, इंफ्रारेड और विज़िबल का जो स्पेक्ट्रम है, जो उसकी फ्रीक्वेंसी वेवलेंथ है, उस वेवलेंथ की जो रेडिएशन है, उस चीज़ को अगर सेंस कर रहा है, मतलब सेंसर में उस पर्टिकुलर रेंज को डिटेक्ट करने की क्षमता है, तो हम कहेंगे ऑप्टिकल सेंसर है या हम कहेंगे ऑप्टिकल रिमोट सेंसिंग हो रही है। सेम रडार, माइक्रोवेव मतलब जब आप लोग अगर गामा सब पता है आप लोगों को गामा रेज़ कोई बताएगा? किस तरह से किसी भी एक तरफ से कोई बता दे मुझे? गामा रेज़ या इस तरह से एक तरफ से दूसरी तरफ से? कोई बोलेगा? चलो कोई बात नहीं, अभी हम लोग आगे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम में पढ़ेंगे। तो एक और रेंज हो गई माइक्रोवेव, ठीक है? तो जब माइक्रोवेव रेडिएशन डिटेक्ट करने का सेंसर होगा तो उसको कहेंगे रडार और लिडार लिडार क्या करता है लाइट मतलब मोस्टली नियर इंफ्रारेड, ठीक है? आप लोगों को पता होगा ना वायलेट पूरा वेबग्योर होता है, फिर इधर पता है इंफ्रारेड, अल्ट्रावायलेट अभी पढ़ेंगे, ठीक है? तो एक तो हो गया हाँ, ठीक है, पता है, चलिए अच्छी बात है, आप सब लोगों को पता है। तो एक तो सेंसर हो गया लाइट की सोर्स क्या है, दूसरा क्या हो गया कि सेंसर डिटेक्ट कैसे कर रहा है, ठीक है? तो कैमरे का टाइप एक तो ये हो गया कि हम बिना फ्लैश के यूज़ कर रहे हैं और एक हो गया फ्लैश के साथ यूज़ कर रहे हैं या कैमरे का टाइप हो गया कि किस तरह का फ़ोटो हम ले पा रहे हैं, ठीक है? तो सेंसर किस-किस मतलब किस पर्टिकुलर वेवलेंथ, किस फ्रीक्वेंसी, किस तरह के रेडिएशन को डिटेक्ट कर रहा है, वो हो गया हमारा ऑप्टिकल, रडार या लिडार सेंसर। नीचे ये जिन-जिन लोगों को दिख रही है स्लाइड और जिन-जिन लोगों के पास पीडीएफ है, वो लोग देख पा रहे होंगे कि एक्टिव सेंसर के नीचे जो एक फ़ोटो बनी है, उसमें जो सैटेलाइट है, उससे मतलब विदाउट डॉटेड वाला जो ब्लैक कलर का एरो है, दैट इज़ वो एक रेडिएशन भेज रहा है, ठीक है? और जो डॉटेड दिखा रहा है, वो बैक मतलब रिफ्लेक्टेड या इमिटेड रेडिएशन है, जो वो सेंसर उसको कलेक्ट करेगा, ठीक है? इधर पैसिव सेंसर में क्या हुआ कि जाने वाली रेज़ कौन-सी हैं? सन से आ रही हैं। लेकिन सेंसर को जो डॉटेड है, वो सिर्फ़ कलेक्ट कर रहा है। ठीक है ना? दिख रहा है सबको?
पीडीएफ में भी दिख रहा होगा डॉटेड और डार्क लाइन, जो प्रॉपर डार्क विदाउट डॉटेड लाइन है दैट इज इनकमिंग रेडिएशन। तो इनकमिंग रेडिएशन ईदर फ्रॉम सन और फ्रॉम सेंसर, और जो डॉटेड लाइन है वो है जो वो कलेक्ट कर रहा है। ठीक है, सबको समझ में आ गया यहां तक? ओके, तो जैसे हमने अभी बताया कि 3 तरह से ऑप्टिकल, हाँ, ठीक है। अभी तक आप लोगों को कोई क्वेश्चन? ये वाली स्लाइड दिख रही है आप लोगों को? 12th नंबर, ऑप्टिकल विजिबल आईआर लिखा हुआ है, नहीं दिख रही है? अरे! अभी तक तो सारी चीज़ें दिख रही थी, कई लोगों को दिख रही थी। चलो कोई नहीं, आप लोग पीडीएफ में देखो। एक बार मैं पीडीएफ यहाँ शेयर करके देखती हूँ, तब शायद आप लोगों को दिखे। आप लोगों को मेरी आवाज़ आ रही है सबको ना? अभी दिख रहा है आप लोगों को? अब मैंने पीडीएफ शेयर किया है, अभी प्रेज़ेंटेशन हटा के मैंने पीडीएफ यहाँ पे शेयर किया है। अब दिख रहा है आप लोगों को? ठीक है, चलो तो फिर पीडीएफ में ही पढ़ते हैं। ठीक है, चलो। ओके, ठीक है। तो ये हमने अभी नेक्स्ट स्लाइड, सॉरी, प्रीवियस स्लाइड आप लोगों ने, सब लोगों ने देख लिया? 11th स्लाइड सबको समझ में आ गई? सेंसर का क्लासिफिकेशन समझ में आ गया? सेंसर का क्लासिफिकेशन समझ में आ गया? पैसिव और एक्टिव क्या है? वेवलेंथ के हिसाब से क्या-क्या सेंसिंग डिफरेंट है? ठीक है? तो अभी आते हैं एक-एक पर, विज़िबल, माइक्रोवेव और लिडार। अभी हम लोग माइक्रोवेव जो रिमोट सेंसिंग है उसको थोड़ा डिटेल में पढ़ेंगे नेक्स्ट क्लास में, या जब भी हम लोग, अभी हो सकता है 3rd क्लास में पढ़ें, धीरे-धीरे सारी चीज़ें नेक्स्ट क्लास में हम लोग रिज़ॉल्यूशन पढ़ेंगे, सैटेलाइट का कौन-कौन से सैटेलाइट किस-किस पर्पज़ से यूज़ होते हैं ये पढ़ेंगे। तो इन तीनों में सबसे इम्पोर्टेंट है माइक्रोवेव रिमोट सेंसिंग। माइक्रोवेव रिमोट सेंसिंग सबसे इम्पोर्टेंट क्यों है? क्योंकि ये जो वेवलेंथ की पर्टिकुलर रेंज है, ये एटमॉस्फेयर से सबसे कम अफ़ेक्ट होती है। ये क्लाउड होने पर भी माइक्रोवेव की जो पर्टिकुलर वेवलेंथ है, वो क्लाउड भी, मतलब अगर क्लाउड आ जाएँगे तो बहुत सारी वेवलेंथ को वो एब्ज़ॉर्ब कर सकते हैं, डिस्टर्ब हो सकता है। तो माइक्रोवेव रिमोट सेंसिंग से बहुत क्वेश्चन आते हैं। आप लोग अगर लास्ट ईयर के देखोगे, अभी मैं आपको क्वेश्चन दिखाऊँगी। तो इन तीनों में अभी हम बेसिक्स पढ़ेंगे, लेकिन आगे हम माइक्रोवेव रिमोट सेंसिंग को थोड़ा डिटेल में पढ़ेंगे, ठीक है? अभी मैं सिर्फ़ आप लोगों को एक तीनों का रफ़ली क्लासिफ़िकेशन समझा रही हूँ। तो ऑप्टिकल जो रिमोट सेंसिंग या ऑप्टिकल सेंसर कह सकते हैं, रिकॉर्ड एनर्जी इन द विज़िबल आईआर पोर्शन ऑफ द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन। विज़ुअल पोर्शन समझते हो आप लोग सारे लोग? विज़ुअल पोर्शन समझते हो? समझते हैं सारे लोग, ठीक है। या आईआर इंफ्रारेड पोर्शन, ठीक है? तो ये जो सेंसर होते हैं, ये विज़िबल और आईआर इंफ्रारेड पोर्शन, मतलब जो ये वेवलेंथ है, वो वाला जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन का पर्टिकुलर वेवलेंथ रेंज है, उसको डिटेक्ट करता है, ठीक है? तो एनर्जी रिकॉर्डेड इन बैंड्स मल्टी हाइपर स्पेक्ट्रल स्पेशल सिग्नेचर, ये जो आपको एक राइट साइड में ग्राफ दिख रहा है, इसको स्पेक्ट्रल सिग्नेचर बोलते हैं। हम लोग आगे पढ़ेंगे कि इस सिग्नेचर सब लोग समझते हैं, सिग्नेचर का मतलब ऐसी कोई चीज़, आपका सिग्नेचर होता है या किसी फेमस पर्सनैलिटी का ऑटोग्राफ लेते हैं, मतलब आप सिग्नेचर देखो और आपको पता चल जाए कि ये किसका सिग्नेचर है, मतलब उस चीज़ की आइडेंटिटी। तो स्पेक्ट्रल सिग्नेचर जो होते हैं, ये जो आपको ग्राफ दिख रहा होगा, ये सिग्नेचर किस चीज़ का है? स्पेक्ट्रल। स्पेक्ट्रल अभी आगे हम लोग पढ़ेंगे कि किसी भी जैसे वेजिटेशन, रॉ सॉइल, कि अगर आपने सिर्फ़ एक सिग्नेचर, मतलब आपने एक ग्राफ देखा, उसी से आपने समझ लिया कि ये बेयर सॉइल है या क्लियर वाटर है, ये किस चीज़ का डेटा है। तो वो इस अभी आप लोग परेशान मत होइए कि इतना सारा चीज़ें हैं, आगे पढ़ेंगे, ये सिर्फ़ एक एग्ज़ाम्पल है। जब हम लोग आगे स्पेक्ट्रल रिफ्लेक्टेंस पढ़ेंगे तो आप समझ जाएँगे कि ये हम लोग ऑप्टिकल रिमोट सेंसिंग की बात कर रहे हैं, ठीक है? तो जब हम स्पेक्ट्रल रिफ्लेक्टेंस कर्व बनाते हैं, तो उसमें हम यूज़ करते हैं विज़िबल और आईआर पोर्शन की वेवलेंथ, ठीक है? वेजिटेशन स्टडीज़ में, वाटर स्टडीज़ में, सॉइल की स्टडीज़ में हम
इन वेवलेंथ को यूज करके रिमोट सेंसिंग करते हैं, ठीक है। यूनिक स्पेक्ट्रल सिग्नेचर ऑफ वेजिटेशन, इसको बहुत अच्छे से पढ़ेंगे, इस पे बहुत क्वेश्चन आते हैं, हर साल क्वेश्चन आता है कि स्पेक्ट्रल सिग्नेचर ऐसा है तो सॉइल वेट है या ड्राई है, वेजिटेशन हेल्दी है या अनहेल्दी है, पूरा एक ये डिटेल हम लोग अच्छे से पढ़ेंगे, ठीक है। इस चीज के लिए आप परेशान मत होना। ब्लू ग्रीन रेड नियर, तो ये जो जब हम वेवलेंथ से डेटा कलेक्ट कर रहे हैं तो ये जो कलेक्ट होता है ना, इट्स कॉल्ड बैंड। मतलब रेड कलर, जो रेड कलर की वेवलेंथ है, ग्रीन कलर की वेवलेंथ है, सबकी अलग अलग वेवलेंथ होती है ना। तो जिस वेवलेंथ में वो डेटा कलेक्ट हो रहा है, मतलब ग्रीन लाइट पड़ी, रिफ्लेक्ट होके कौन सी लाइट गई, ये सब भी होता है ना। वेजिटेशन का अपना कलर है, ग्रीन कलर है, तो ये स्पेक्ट्रल रिफ्लेक्टेंस में आप लोग बहुत अच्छे से पढ़ोगे कि जो कलर है वो रिफ्लेक्ट कौन सा कलर कर रहा है। ये तो फिजिक्स हो गई ना, रिमोट सेंसिंग में हमने पढ़ा ना, साइंस एंड आर्ट। तो ये आप लोगों की बेसिक फिजिक्स है कि कोई चीज रिफ्लेक्ट कौन सा कर रहा है, एब्जॉर्व कौन सा कलर करेगा। तो जब लाइट उस पर पड़ रही है, विजिबल पोर्शन पड़ रहा है, तो कौन सी वेवलेंथ उसमें एब्जॉर्व की, कौन सी स्कैटर की, कौन सी क्या हुआ। तो जब हम ये सारी चीजें यूज करके रिमोट सेंसिंग कर रहे हैं, जो सेंसर ये सारी चीजें रिकॉर्ड कर रहा है, ब्लू ग्रीन रेड वायलेट, ये और प्लस इंफ्रारेड वाला, ये दो चीजें कलेक्ट करेंगे, तब हम उसको कहेंगे ऑप्टिकल सेंसर या ऑप्टिकल रिमोट सेंसिंग। डिटेल इसको हम लोग आगे पढ़ेंगे, अभी सिर्फ आप लोग ये समझिए कि इस तरह का मतलब बैंड, जब ब्लू ग्रीन रेड वायलेट बैंड में आपका यूज होगा, इन बैंड की हेल्प से आप किसी चीज की स्टडी करेंगे। इस पर्टिकुलर वेवलेंथ में पूरा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन है, उसके अलग अलग वेवलेंथ है, अलग अलग वेवलेंथ अलग अलग चीजों के लिए यूजफुल है, ठीक है। नेक्स्ट हुआ माइक्रोवेव या रडार, रेडियो डिटेक्शन एंड रेंजिंग। माइक्रोवेव रिमोट सेंसिंग भी इसको कहते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आप लोग याद रखिए इसको, इस पर्टिकुलर फिगर को अच्छे से हम लोग पढ़ेंगे आगे भी। अभी आप लोगों को मैं दिखाती हूँ क्वेश्चन। माइक्रोवेव आगे पढ़ेंगे, ठीक है, परेशान नहीं होना। आगे हम लोग पढ़ेंगे कि इसमें डिफरेंट बैंड होते हैं, जैसे विजिबल में हमने क्या बैंड पढ़े, रेड कलर ग्रीन कलर। तो इसमें भी जो वेवलेंथ है, मान लो कि फ्रॉम ए टू बी एक वेवलेंथ है, तो ए और टू बी में डिफरेंट डिफरेंट बैंड हुए, तो उन बैंड को नाम रख दिया गया एक्स बैंड, सी बैंड, एल बैंड, पी बैंड, ऑन बेसिस ऑफ वेवलेंथ। तो पी बैंड की वेवलेंथ फ्रॉम दिस टू दिस, या एक्स बैंड की वेवलेंथ दिस टू दिस। तो क्या हुआ कि जो डिफरेंट वेवलेंथ है वो डिफरेंट पर्पस के लिए यूज हुई। जैसे कुछ वेवलेंथ जब हमने यहाँ पर किसी पेड़ पे किया, पेड़ पे डाला, क्योंकि हमें वेजिटेशन स्टडी करना है, तो हो सकता है कुछ वेजिटेशन पे जब हमने इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन डाला तो हो सकता है कुछ यहाँ से रिफ्लेक्ट हो गई, छोटी वेवलेंथ थी, जैसे एक्स है। ये जो आप लोगों को डॉटेड लाइन दिख रही होगी ना, सी बैंड, एल बैंड, पी बैंड, मतलब कि ये वेवलेंथ यहाँ तक आके डेटा कलेक्ट कर पा रही है। जैसे मैंने अभी बोला कि माइक्रोवेव क्यों बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि नॉट अफेक्टेड बाय एटमॉस्फेयर। ये बहुत जरूरी चीज है कि एटमॉस्फेयर से इसका कोई फर्क नहीं होता है। मतलब क्लाउड कवर हो या एटमॉस्फेरिक गैसेस का कोई कंसंट्रेशन हो, वो एब्जॉर्व नहीं कर रहा है, तो इसलिए बहुत जरूरी है। तो इस पर्टिकुलर इमेज में है पेनिट्रेट्स द कैनोपी, मतलब वेजिटेशन की जो कैनोपी का मतलब समझ रहे हो ना आप लोग, टॉप हाइट, मतलब पेड़ का ऊपर का पार्ट, जो जो पत्तियों वाला पार्ट है, उसको कैनोपी कहते हैं। और बॉटम या ट्रंक बोलते हैं इसको, आपको पता होगा। तो इट कैन पेनिट्रेट द कैनोपी। तो ये पर्टिकुलर वेवलेंथ बहुत जरूरी है जब हम कैनोपी से पास करके ट्रंक के बारे में कोई चीज यूज कर रहे हैं, या फिर कोई डेंस फॉरेस्ट है वहां पर हमें सॉइल की स्टडी करनी है, ग्राउंड सरफेस तक हमारी वेवलेंथ पास हो, तो उसके लिए ये पर्टिकुलर वेवलेंथ बहुत जरूरी है। तो मैं इसका आप लोगों को एक एग्जाम्पल दिखा रही हूँ, क्वेश्चन कैसे आया था। एक तो ये है कि सॉइल मॉइस्चर, अगर हमें ये वाला एक क्वेश्चन दिख रहा है आप लोगों को, सॉइल मॉइस्चर यूजिंग रिमोट सेंसिंग टेक्निक इज डिटरमाइंड इन ऑप्टिकल, माइक्रोवेव, थर्मल या इंफ्रारेड। तो इसका आंसर है माइक्रोवेव, क्योंकि जो माइक्रोवेव रीजन से जब हम डिटेक्ट करते हैं तो ये दो चीजों पे डिपेंड करती है, थर्मल, थर्मल जैसे बोला कि टेम्परेचर पे। तो माइक्रोवेव रीजन की रिमोट सेंसिंग दो चीजों पे डिपेंड करती है, मॉइस्चर और टेम्परेचर। इसलिए जब सॉइल मॉइस्चर हम यूज की स्टडी करेंगे तो उसके लिए हम ऑप्टिकल रीजन नहीं यूज करेंगे, हम कौन सा यूज करेंगे, माइक्रोवेव। हम ऑप्टिकल सेंसर यूज नहीं करेंगे। तो इस तरह से या तो क्वेश्चन आ सकता है। तो इसी का अगर ये क्वेश्चन होता कि आपको वेजिटेशन का स्पेक्ट्रल रिफ्लेक्टेंस पढ़ना है, तो कौन सा रीजन करेंगे, तब आपका आंसर होता ऑप्टिकल रीजन, ठीक है ना। या फिर इस तरह के क्वेश्चन कई बार आए हैं कि यूजिंग रिमोट सेंसिंग फॉर हाइट मेजरमेंट ऑफ ट्री विच माइक्रोवेव बैंड इज मोस्ट सुटेबल। जब भी पीछे आप लोगों ने फोटो में देखा, तो एक्स, एस, सी और एल, हर बैंड की एक अपनी वेवलेंथ और हर वेवलेंथ की एक प्रॉपर्टी है। क्या आपने किसका ए बताया बेटा? अच्छा, ऑप्टिकल वाले का बताया।
अच्छा, आप लोगों की क्लास के सिर्फ 4 मिनट हैं, तो हम लोग ट्राई करते हैं। ठीक है, आप लोगों को समझा कि इस तरह से क्वेश्चन आ सकते हैं कि डिफरेंट डिफरेंट बैंड, है ना? तो जैसे आप लोग को ये वाला क्वेश्चन दिख रहा होगा कि व्हिच अमंग द फॉलोइंग फ्रीक्वेंसीज़ माइक्रोवेव रीजन ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम इज़ बेटर सूटेड फॉर डिटरमिनेशन ऑफ ट्री हाइट। तो ट्री हाइट के लिए कौन से इंपॉर्टेंट होगा? जो कैनोपी को पेनिट्रेट करे। तो इसलिए इसमें डिफरेंट डिफरेंट आंसर है। तो ये अभी हम लोग माइक्रोवेव को जब अच्छे से पढ़ेंगे तब उसका आंसर मैं बताऊँगी कि क्यों P है या क्यों X है। ठीक है? L bend in microwave remote sensing provide information about scattering of volume, soil, canopy, trunk। ठीक है? तो इस वाले आप में देखो कि जो डिफरेंट डिफरेंट बैंड है वो डिफरेंट डिफरेंट हाइट तक या कह सकते हैं डेप्थ तक पेनिट्रेट कर रहा है। तो अगर कोई कहेगा कि कैनोपी की स्टडी आपको करनी है तो आप कौन-सी यूज़ करोगे? तो आप कहोगे एक्स बैंड। ठीक है? एक्स बैंड, या अगर कोई कहेगा कि इस मतलब वेजिटेशन लीव्स का है तो आपका आंसर होगा सी बैंड। लेकिन अगर कोई कहेगा आपको सॉइल का जानना है, नेक्स्ट टू ग्राउंड सरफेस जानना है, तब वो होगा पी बैंड। ठीक है? तो ये अभी हम लोग और आगे पढ़ेंगे कि पी बैंड की वेवलेंथ क्यों इम्पोर्टेंट है सॉइल के लिए। एल बैंड का टी ट्रंक। तो अगर पत्तियों के नीचे की कोई चीज़ इन्फॉर्मेशन करनी है, तो उसका आंसर पी या एल दोनों ही हो सकता है, ठीक है? एक क्वेश्चन में आपने देखा होगा एल सिर्फ ऑप्शन था, पी नहीं था, तो उसका आंसर एल होगा और दूसरे में एल नहीं था, तो उसका आंसर पी है। तो एल या पी बैंड दोनों ही वेवलेंथ जो कैनोपी है उसको पास कर पा रही हैं। तो जब अगर आपको टी ट्रंक, ट्री हाइट यहाँ से यहाँ की हाइट का पता करना है, तो ये दोनों बैंड यूज़फुल हैं। तो पहली बात तो वेवलेंथ इम्पोर्टेंट है कि ऑप्टिकल, माइक्रोवेव और लाइट। उसके साथ-साथ उस पर्टिकुलर वेवलेंथ की जो रेंज है, उसमें भी हमने सब कैटेगरी कर दी, ठीक है ना? तो उसमें भी आपको एक पर्टिकुलर वेवलेंथ किसी एक पर्टिकुलर ऑब्जेक्टिव को पूरा करेगी। समझ में आया? डिटेल में आप लोग परेशान मत होइए कि कैसे अभी तो हम कैसे पी और एल इस क्वेश्चन को आप लोग जब आगे माइक्रोवेव्स रिमोट सेंसिंग डिटेल में पढ़ेंगे, तब आपको ठीक। यहाँ तक आप लोगों को समझ में आया? ठीक है। तो नेक्स्ट जैसे ऑप्टिकल पढ़ लिया, दूसरा रडार पढ़ लिया, तो तीसरा है लिडार, लाइट, रडार में रेडियो डिटेक्शन एंड रेंजिंग था, ठीक है? तो अरे, अरे, अरे! स्लाइड दिख रही है आप लोगों को? लिडार, लाइट डिटेक्शन एंड रेंजिंग। तो ये किस रेंज मैम लिडार का क्या एग्ज़ाम्पल है? लिडार का यही है लेज़र पल्स, ये अपने आप में इसको लिडार यही कहते हैं। अब ठीक है ना? दिख रहा है ना ये वाली स्लाइड? तो लिडार का फुल फॉर्म हुआ लाइट डिटेक्शन एंड रेंजिंग, लिडार। तो ये हो गया एक एक्टिव सिस्टम, ठीक है? मतलब ये इंडिपेंडेंट है सनलाइट से, जो एक्टिव और पैसिव की बात की थी ना, तो इंडिपेंडेंट हो गया सनलाइट से। तो ये क्या कहेंगे? एक्टिव। नॉट एन इमेजिंग सिस्टम रिकॉर्ड डिस्क्रीट सैंपल पॉइंट, मतलब जैसे 2 तरह के सेंसर हैं, या तो कोई एक उसने रेडिएशन भेजा और कलेक्ट किया और रेडिएशन के हिसाब से उसने प्रॉपर्टीज़, एक होता है किसी चीज़ की प्रॉपर्टी पता करना और एक होता है इमेज। तो ये वाला जो सिस्टम है ये एक इमेजिंग सिस्टम नहीं है, ठीक है? रिकॉर्ड सैंपल पॉइंट मतलब कई जगह के सैंपल से कलेक्ट किया है। वेव फॉर्म एंड डिस्क्रीट रिकॉर्डिंग लिडार। परेशान मत हो आप लोग, इसको भी समझोगे। जैसे इसमें भी डिफरेंट डिफरेंट लेज़र पल्स है ना? कि इस पे यहाँ से वापस चली गई, इसका मतलब ये पहला रिटर्न मतलब यहाँ पे कैनोपी होगा। दूसरा रिटर्न मतलब यहाँ पे ग्राउंड है। तो इस अगर इस पर्टिकुलर एग्ज़ाम्पल को देखें, तो अगर हमने एक लेज़र पल्स भेजी, हमने कोई एक मान लो कि लाइट लाइट लेज़र का मतलब है लाइट डिटेक्शन एंड रेंजिंग, एक पर्टिकुलर लाइट भेजी, एक इससे वापस आ गया, दूसरी लाइट इस डेप्थ से वापस आई, तो हमारे पास समझ में आया कि किसी 2 लेवल हैं, कि मतलब एक लेवल हो गया जहाँ पे पत्तियाँ-वत्तियाँ और एक है ग्राउंड, तो इस तरह से यूज़ कर सकते हैं। इसके 2 नेगेटिव पॉइंट है कि अनअवेलेबल फ्रॉम सैटेलाइट, मतलब ये वाला जो डेटा है ना, ये मतलब एयरक्राफ्ट से आप लोग देख पा रहे होगे कि ऊपर एयरक्राफ्ट बना है, एयरबोर्न सेंसर है ये। ये सैटेलाइट यूज़ नहीं कर सकते, ये सैटेलाइट पे ये यूज़ नहीं होता क्योंकि इसमें हम लाइट भेज रहे हैं और तुरंत डिटेक्ट कर रहे हैं, मतलब शॉर्ट रेंज है ये। दूसरा एक्सपेंसिव है ये, ठीक है? तो जो ऑप्टिकल और लेज़र है, ये सॉरी ऑप्टिकल है वो इंडिपेंडेंट ऑफ सनलाइट नहीं है। अच्छा ये क्लास एंड हो रही है, 26 सेकंड बचा है, यही लास्ट स्लाइड है, इसके बाद तो क्वेश्चन आप लोगों ने कर ही लिए हैं। तो यहाँ तक आप लोगों को कोई प्रॉब्लम? कोई प्रॉब्लम आप लोगों को कोई? अच्छा, इसके बाद भी कोई इश्यू हो तो आप लोग पूछ सकते हैं व्हाट्सएप ग्रुप पे, और नेक्स्ट क्लास में हम लोग इसके आगे पढ़ेंगे रिज़ॉल्यूशन और इन्हीं सारी रिमोट सेंसिंग को आगे करेंगे, ठीक है? तो अभी क्लास एंड हो रही है, ठीक है? आज के लिए आप लोगों को आवाज़ आ रही है मेरी?
आवाज़ आ रही है आप लोगों को? हाँ, अच्छा मैंने एक्सटेंड किया है 5 मिनट 10 मिनट के लिए कि अगर कोई इश्यू हो तो ठीक है, अभी तक कोई इश्यू नहीं है। मैं क्लास एंड कर रही हूँ, आप लोग को कोई भी क्वेश्चन हो आप लोग पूछिएगा और इसके आगे हम लोग पढ़ेंगे, ठीक है? नेक्स्ट क्लास में। ओके, चलो मैं अब क्लास एंड कर रही हूँ।